अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ अली जावेद। नाजरीन, हिंदुस्तान में मुसलमानों के बेशुमार मसाइल हैं, समाजी भी, तालीमी और माशी भी, जो हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं और उन पर हर सतह पर डिबेट, डिस्कशन और फिर उनके हल की कोशिश भी होनी चाहिए। लेकिन उन सब में यहाँ के मुसलमानों का जो सबसे संगीन मसला है वो मुल्क की सियासत में उनकी बेवज़नी और बेहैसियती का है। आज़ादी के बाद कई मुस्लिम क़यादत वाली सियासी पार्टियां मैदान में आईं और उन्होंने मुसलमान के हुकूक की बात भी की। इलाकाई हद तक तो उन्हें कामयाबी मिली, मगर मुल्की सतह पर मुसलमानों ने ही उन्हें तवज्जो के काबिल नहीं समझा और हमेशा सेकुलर सियासी जमातों पर भरोसा किया। मगर 70 साल तक सेकुलर पार्टियों पर भरोसा के तल्ख तजर्बे के बाद मौजूदा हालात में मुसलमान ये पाता है कि वो तालीम में पीछे है, उनकी इकोनॉमी कमज़ोर है, जेलों में उनकी तादाद आबादी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, सियासत में उनका कोई वज़न नहीं, मीडिया में उनके मौक़िफ़ और मुद्दों की नुमाइंदगी नहीं होती। जिन पार्टियों को उन्होंने अपने वोट की मदद से ताकत बख्शी, न सिर्फ ये कि उन्हें मुसलमानों के मसलों और परेशानियों से कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो उनके मंसूबाबंद और सिस्टेमिक पसमानदगी, महरूमी और उनके साथ हुई नाइंसाफ़ियों के ज़िम्मेदार भी हैं। लिहाजा जो हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी मुसलमानों ने पूरे खुलूस और समझदारी के साथ आज़ादी के बाद से अब तक अपनाई कि जो सेकुलर ताकतें हैं हम उनकी मदद करें, उनको वोट दें और फ़िरका परस्तों को कमज़ोर करें, अब बदले हुए हालात में मुसलमान ये सोचने पर मजबूर है कि इस हिकमत अमली और समझ का नतीजा क्या निकल रहा है। जिनको हमने सेकुलर समझकर उन पर भरोसा किया हुआ था, उनका क्या किरदार अब तक सामने आया है? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी पर फिर से गौर करें? मुसलमानों के सामने केरला और तेलंगाना की मिसालें भी हैं कि उन दो रियासतों के मुसलमान सियासी ताकत की वजह से मुल्क की दूसरी रियासतों के मुसलमानों से काफ़ी बेहतर और मजबूत हालत में हैं। इस पसे मंज़र में मुसलमानों में ये रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है कि मौजूदा हालात में उनको अपनी सियासी पहचान के लिए पूरी ताकत से चुनाव में उतरना होगा। इस सोच को दरकिनार करके कि इसका फ़ायदा या नुकसान किसको हो सकता है, उनमें ये सोच गहरी हो रही है कि एक मजबूत सियासी क़यादत ही उनके ज़ख्मों का मरहम हो सकता है। इसलिए उन्हें अपने सियासी तंजीम के ज़रिए अपनी आवाज़ में वज़न पैदा करना होगा ताकि वो अपने हुकूक हासिल कर सकें और उनके लिए इंसाफ की राह आसान हो। नाजरीन, मुसलमानों की लीडरशिप में जितनी भी पार्टियां हैं सब एक ख़ास इलाके तक सीमित हैं, लेकिन AIMIM अगरचे तेलंगाना की पार्टी है, मगर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में तेलंगाना से बाहर भी पार्टी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब रही है। हालिया दिन में जिस तेज़ी से उनका कद बढ़ा है और उनकी मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ है, चाहे हैदराबाद हो या तेलंगाना, ये इलाके असद ओवैसी के लिए छोटे पड़ रहे हैं। वो मुल्क भर में मुसलमानों के रहनुमा के तौर पे देखे जाने लगे हैं। मुस्लिम क़यादत वाली पार्टी की बात की जाए तो इस सिलसिले में बिहार बिल्कुल खामोश था। हालांकि यहाँ मुसलमानों की आबादी काबिले लिहाज है और अपनी क़यादत खड़ी करने के लिए ये बहुत हमवार और फर्टाइल सरज़मीन है, इसलिए कि मुसलमानों की आबादी बाज़ इलाकों में 50% से ज़्यादा है। लेकिन 2015 में ये खामोशी ख़त्म हुई जब MIM ने बिहार के सबसे पसमानदा और मुस्लिम बहुल क्षेत्र सीमांचल के सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने का फ़ैसला किया और बिहार MIM की कमान वहाँ के पॉपुलर और बेबाक लीडर अख्तरुल ईमान के सुपुर्द किया। पार्टी ने बहुत मजबूती से सीमांचल के बैकवर्डनेस और हुकूमत के सौतेलेपन को उजागर किया, जिसके नतीजे में पहली दफ़ा सीमांचल की पसमानदगी और पिछड़ापन नेशनल मीडिया में बहस और डिबेट का मौजू बना। MIM ने 2015 में 6 सीटों पर उम्मीदवार भी उतारा, मगर कामयाबी नहीं मिली। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में अख्तरुल ईमान अगरचे जीत दर्ज करने में नाकाम रहे, मगर तकरीबन 3 लाख वोटरों ने उन पर भरोसा जताया।
अब उनके पास किशनगंज हलके से बिहार असेंबली में एक सीट भी है। कमरुल हुदा की जीत के शक्ल में उनका यहाँ खाता भी खुल चुका है। नौजवानों को पब्लिक मीटिंग्स तक लाने में अभी तक मजलिस कामयाब रही है। क्या यही नौजवान पोलिंग बूथ तक भी पहुंच सकते हैं? क्या कोई खुशगवार तब्दीली हो सकती है? ये देखना दिलचस्प होगा। नाजरीन, आज हमारे साथ बहुत ही अहम शख्सियत अख्तरुल ईमान साहब हैं, जो कि बिहार MIM के सदर हैं। आप साबिक रुकने असेंबली भी हैं। 2 बार किशनगंज के कोचादामन हलके की आप नुमाइंदगी असेंबली में कर चुके हैं। आपकी पहचान बिहार ख़ास तौर से सीमांचल के एक मजबूत और ज़मीनी लीडर के तौर पर होती है। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनके सियासी सफ़र के बारे में, बिहार और ख़ास तौर से सीमांचल के मुसलमानों की सियासी, समाजी और माशी पसमानदगी के बारे में, आइंदा असेंबली इलेक्शन में इनकी पार्टी का क्या रोल होगा और पसमानदा तबकात ख़ास तौर से मुसलमानों का सियासत से क्या रिश्ता होना चाहिए। क्या उन्हें सेकुलर मानी जाने वाली पार्टियों की ही हिमायत करनी चाहिए या उन्हें अपनी मजबूत और ताकतवर क़यादत के लिए कोशिश करनी चाहिए। आइए हम अब अख्तरुल ईमान साहब से रूबरू होते हैं और इन सवालों को जानने, समझने और इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अख्तरुल ईमान साहब, आपका द मुस्लिम वॉच में इस्तकबाल है। सबसे पहले अख्तरुल ईमान साहब, हम शुरुआत आपसे करते हैं। आप RJD में काफ़ी वक्त रहे, फिर JDU का हाथ थामा, आप AIMIM के साथ नया तजर्बा कर रहे हैं। सियासी सफ़र की अगर हम बात करें तो आप अपने सियासी सफ़र को कैसे देखते हैं? का रहने वाला आदमी हूँ। अब्बू मेरे एक आलिम दीन और सहाफ़ी थे और सियासी और मिली शऊर अल्लाह तबारक तआला ने हम लोगों के आगोश में पलने, जिस आगोश में पला वहीं से हम लोगों को मिला। मैट्रिक के इम्तिहान के बाद ही हम लोग गाँव के समाजी तब्दीलियों में कहीं न कहीं से हिस्सा लेने लगे और जिस ज़माने में मैं BA का तालिब इल्म हुआ करता था, उस ज़माने में हमारे इलाके में चोरों की, डाकुओं की बड़ी दादागिरी थी। पुलिस उसके सामने भी बेबस थी या तो उसके साझेदार थे। ऐसे वक्त में हमारे इलाके के एक बड़े मशहूर आलिम दीन हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद रिया साहब ने समाज सुधार के नाम से एक क्रांति तहरीक चलाई और हमें अपने इलाके का जिम्मेदार बनाया गया। एक हमारी तहरीक थी पूरे इस इलाके में और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक ऐसी कोई तहरीक नहीं उठी जो समाज को अमन और अमान और इंसाफ दे सके। एक बड़ी उम्दा तहरीक थी, उसमें हमें काम करने का मौका मिला और आवाम के दिलों में अपनी मोहब्बत भी और अपना एतमाद बहाल करने का मौका। फिर तालीमी सफ़र भी जारी रहा और समाजी खिदमत का दौर भी जारी रहा। फिर 2000 में मामला ये हुआ अल-मुख्तसर के जनाब तस्लीमुद्दीन साहब हमारे इलाके के बहुत ही जय्यद सियासतदार हैं और उनसे हम लोग के सियासी रिश्ता कायम हुआ और मैं उस ज़माने में जिला परिषद का मेंबर बना। हमारी जो बहैसियत एक जिला परिषद के रुकन की, जो हमारी एक पहचान बनी, उससे लोगों के दिलों में एक बड़े हल्के में एतमाद पैदा हुआ और पार्टी ने जनाब तस्लीमुद्दीन साहब की तस्दीक पर, या फिर ये कहिए कि तस्लीमुद्दीन साहब ने मुझे राजद से टिकट दिलवाया और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मुझे पहली बार भी, दूसरी बार भी, जब किशनगंज, उस वक्त किशनगंज हल्का था तो किशनगंज से मैं MLA रहा। फिर बाद को जब डिलिमिटेशन में वो बन गया, कोचाधामन बना, तो फिर कोचाधामन से मैंने जीत हासिल की। हुआ ऐसा कि 2014 में जब बल्कि 13 के आखिर से ये कोशिश चली थी कि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ मिलकर या बीजेपी के दबाव सुलेमान साहब के JDU की पॉलिटिक्स कैसे डिफरेंट है और आपने कैसे समझा, लेकिन RJD के साथ जो आपका एक लंबा अरसा गुजरा और उसकी जो सियासत थी आप उसमें पार्टिसिपेट किए, आपको क्यों ऐसा महसूस हुआ कि आप RJD से हट के पहले JDU की तरफ रुख करें और उसके बाद फिर JDU पे भी आएंगे, क्यों आप AIMIM की तरफ आए? मैं वही बात मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर कई फैसले ऐसे ले रहे थे, जैसे आपको होगा कि 2012 में इन लोगों ने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत के इन लोगों ने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि तमाम तर सरकारी तालीमी इदारों में सूर्य नमस्कार कहना पड़ेगा। तो नतीजा ये हुआ कि उसकी लड़ाई हमने लड़ी और पार्टी को जितने माकूल अंदाज में हमें इस लड़ाई में साथ देनी थी, पार्टी उतनी मजबूती के साथ, मैं ये नहीं कहूंगा कि पार्टी ने साथ नहीं दिया, लेकिन उतनी मजबूती और तवानाई के साथ पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया
और उस वक्त हम लोग जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हमारे हाउस के समझिए के लीडर थे और जिम्मेदार भी थे। तो उस वक्त बीजेपी के साथ बेदर पे फैसले लेती चली जा रही थी। वो ये जदयू और बीजेपी मिलकर मुस्लिम दुश्मनी, दलित दुश्मनी के। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि साहब नीतीश कुमार को इस तरह के फैसले से रोका जाए। तो नीतीश कुमार की जो लॉबी थी हम लोग के ताल्लुकात में, तो उसने कहा कि साहब बीजेपी के दबाव में बहुत सारे फैसले हमारे हो रहे हैं, तो अगर हम बीजेपी से अलग रहें तो इख्तियार से हट जाएंगे, तो ऐसी सूरत हाल में क्या हो सकता है। तो राजद के एक बड़े खेमे ने कहा कि साहब अगर आप बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो हम आपकी हिमायत करें। अच्छा। और सो लालू जी के साथ हम लोग 22 थे और जाहिर है कि बिहार में इख्तियार के लिए 122 की जरूरत थी। तो लोगों से यही मशवरा भाई कि अभी तो लालू जी 122 पे पहुंच नहीं रहे, और ऐसे ही वक्त में जब क्राइसिस का माहौल होता है तभी दलितों और अकलियतों के लिए हुकूमत मजबूर होकर कुछ काम करती है। और हम लोग अगर राजद से हम लोग दगा नहीं दे रहे हैं, राजद का ही जो नसबुलैन है कि फिरका परस्तों को रोका जाए, अगर हम लोग नीतीश जी को बीजेपी से अलग करने में कामयाब हो जाते हैं तो एक बड़ी कामयाबी होगी। उसके बाद फिर हम अपने नेता से हम लोग जैसे होगा पूरे राजद को हम लोग एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। हालांकि बाद को राजद मिली भी, वही हम लोग का मंसूबा था कि बीजेपी से हटाएं इनको और हम लोग मिलते हैं, और बाद को राजद को भी बहसी तक पार्टी के हम लोग इसके साथ जो गठबंधन होगा, ये हम लोग का एक सपना था, जो ड्रीम था हम लोग का। हुआ ये नतीजा ये हुआ कि ये जो सारा ड्रामा था वो स्टेज होने से पहले ही फ्लॉप हो गया। चूंकि मामला ये था कि इंटरव्यू में कहा अख्तरुल साहब, मैं एक आपका इंटरव्यू देख रहा था कि जब आपने जेडीयू ज्वाइन करा और उससे टिकट से आप लोग सभा का इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, तो आपको ये रियलाइज हुआ कि जो जेडीयू का काडर है वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है सतह पे, जमीनी सतह पे। और आपने बोला कि आपने ये बात पेश करी इनके सामने भी, जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने या तो इस बात को दरकिनार कर दिया या फिर आपने बोला उस इंटरव्यू में कि वो बिजी रहे होंगे, तो जिसकी वजह से वो हो सकता है उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाए। तो ये आपका ये पर्टिकुलर ये जो आपका था कि आपने पहले जेडीयू ज्वाइन करा और फिर छोड़ा, उसके ऊपर आप थोड़ी नजर डालिए कि ये पूरा ये जो पीरियड था वो किस तरह अनफोल्ड हो रहा था। देखिए, जदयू से जुड़ना मेरी सियासी बसीरत थी या फिर मिल्ली मफाद था या बिहार में फिरका परस्त ताकतों को कमजोर करने का एक मंसूबा था, जो हमारे साथ कई रफ्का थे हमारे, और हम लोग उसमें कामयाब भी हुए कि बीजेपी से अलग करके इनको हम लोग सेकुलर मिजाज के लोग इनके साथ जा रहे थे। और उसी दरमियान में पार्लियामेंट इलेक्शन का दौर आ गया और मुझे पार्टी ने, जदयू के लोगों ने, उस वक्त तक मैं राजद से रिजाइन नहीं किया था, अभी हम लोग उसी पचोपेच में थे, क्योंकि जो मजबूती के साथ वो जा रहे थे उधर, उसमें एक बिखराव हो गया था, तो उसी में हो गया। और उस वक्त बीजेपी से अलग हो चुकी थी जदयू, तो उस वक्त मैंने इनकी पार्टी पर इलेक्शन यहाँ पर लड़ा। जब मैं इलेक्शन लड़ने आया तो देखा कि इनके कैडर्स की पूरी वो है वफादारी भाजपा के साथ जुड़ी हुई है। तो मैंने कहा ये कैसी बेवफाई है कि साहब उससे आपने जुदाई भी इख्तियार की। मैंने वजीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार जी को इसका पैगाम भी दिया और उन्होंने बहुत ज्यादा इसका नोटिस नहीं लिया। और फिर मुझको मुख्तलिफ जराए से ये मालूम हुआ कि मुझे कहीं ना कहीं से यहाँ पर धोखा दिया जा रहा है, और यहाँ बीजेपी का जो कैंडिडेट है जदयू के साथ उसके मजबूत रिश्ते हैं, और हुआ यही है कि हमको इलेक्शन में खड़ा भी रखना चाहते थे और बीजेपी को लोग जिताना चाह रहे हैं। तो और मैंने यही देखा, मैंने मेरी बात सुन लीजिए, ये बिल्कुल नाजायज रिश्ते, तलाक के बावजूद भी कभी चोरी छुपे मिलना हो जिस तरह से, फिर जदयू और बीजेपी का ये रिश्ता था। और मुझे इसका यकीन हो गया कि मैंने कई शवाहिद हमारे सामने में थे कि आखिर यही खेल हो रहा है। और मैंने उस वक्त, बावजूद कि ये मुआहदा था कि अगर हम एमपी इलेक्शन नहीं भी जीत सके तो हम लोग 4 आदमी रह गए थे राजद से आए हुए, राम लखन रमन जी, सम्राट चौधरी, जावेद अकबर अंसारी साहब और मैं, और यही मुआहदा था कि अगर आप एमपी नहीं भी जीतेंगे, चूंकि राजद से आप रिजाइन करके आ रहे हैं, तो आपको एमएलसी बना करके हम लोग चारों को मिनिस्टर बनाएंगे। और शाहिद है वाकया कि वो तीनों एमएलसी बनाएगा और मिनिस्टर भी बनाएगा। हमने इस वजारत की कुर्सी की भी लालच नहीं रखी और हमने इसके टिकट से अपने आप को दस्तबरदार कर दिया कि आप जब वफा नहीं कर सकते हमारी मिल्लत के साथ और बिहार की जनता के साथ, एक तरफ आप जदयू के नाम पर बीजेपी से इलाकी होकर हमको टिकट देते हैं और फिर भाजपा के लोगों को जिताने की बात करते हैं, तो इसके माने कहीं नहीं कहीं भाजपा प्रेम आपके दिल में जिंदा है। और हुआ भी वही कि 20 महीने के अंदर में वो हो गया है ना, गठबंधन में लोग हुकूमत बनाए और फिर बीजेपी में चले गए। जिस अंदेशे का इजहार मैंने 15 दिन के अंदर में किया था, सिर्फ 15 दिन का रिश्ता मेरा जदयू से रहा और मैंने देख लिया कि इनके वसूल व ज़वाबित, इनकी जबान और इनके कौल और फेल में जो तजाद है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से इनका रिश्ता मजबूत है। और हरचंद के 2015 के इलेक्शन में हम लोगों ने कहा, और मेरे लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बरमला कहा कि भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनके चाल चलित्र और चेहरे को देखकर
कि 2 साल से भी ज्यादा गठबंधन से रिश्ता ये नहीं निभाएंगे, और नतीजा हुआ कि 20 महीने में ही इन लोगों की सियासी तलाक पड़ गई और रिश्ता नहीं निभा सके। तो मैंने इन लोगों को पहचाना, और अब ऐसी सूरत हाल में एक सवाल जो आपका है वो ये है कि मैंने MIM क्यों ज्वाइन किया। यहीं से हमारी तलाश शुरू होती है कि एक वक्फा मैंने राजद में गुजारा, चंद दिनों के लिए मैं जदयू में आया, और ये पार्टियां स्टेज पर जो बात करती हैं हकीकतन आवाम के दरमियान में ये कारकर्दगी उनकी नहीं है। और मैंने बगौर देखा कि बिहार की सियासत में 90 से पहले यादवों की जो ताकत थी, जो उसकी समाजी हैसियत थी, उसकी सियासी हैसियत थी, बभी दबे कुचले आहिर की और पिछड़ों की थी। लेकिन लालू जी की क़यादत में आने के बाद 5 सालों में यादव कम्युनिटी की वो तरक्की हुई कि यादव कम्युनिटी बिहार की मारूफ जो हमारी बिरादरियां हैं, ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार, उनके सब में ये बराबर के हिस्सेदार थे। यानी उनके पिछड़ेपन से निजात का जरिया उनकी क़यादत ने उनको दिया। एक इम्पोर्टेंट सवाल उठा रहे हैं अख्तरुल इमान साहब, आप ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि जब आदमी, जो एक कम्युनिटी होती है, वो अपने लीडर्स को चुनती है तो कहीं ना कहीं कम से कम उस कम्युनिटी का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है, कि कहीं ना कहीं आप अपने इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि इवन जो दलितों का बसपा में, फिर जो सपा का, फिर और कहीं ना कहीं आप इस नजरिए से देखते हैं MIM को कि जब तक हम अपनी खुद की क़यादत नहीं या सियासत नहीं करेंगे तो वो जो हम अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी में वो, लेकिन फिर वही सवाल उठता है ना जो अख्तरुल इमान साहब के, कांग्रेस, RJD, JDU, सपा, बसपा ये अपने आप को सेकुलर पार्टी दिखाती आई हैं, और इन्होंने सिर्फ ये नहीं बोला कि यादवों की पॉलिटिक्स करेंगे, इन्होंने बोला कि ये हर पिछड़े की, मुसलमान की, दलित की, सबकी पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सब फेल हो गए इसमें। क्या उनकी जो पॉलिटिकल लिमिटेशन थी, आप ये कह लीजिए, या उनका इरादा ही नहीं था, आप ये कह लीजिए। तो आज की डेट में आपको क्यों लगता है मतलब कि ये फेल हो जाते हैं? अगर मतलब आप ऑनेस्टली भी, अगर जैसे RJD ने पॉलिटिक्स करी, आप कहते हैं वो कंपैरेटिवली ऑनेस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो RJD क्यों सीमांचल का जो मुद्दा है कि आप तो 2005 में आए, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आने से पहले RJD की थी एक लंबे वक्फे तक, तो वो क्यों नहीं मतलब कर पाई? क्या उनकी लिमिटेशन है? मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, अहदाफ तय करने पड़ेंगे, इनका हदफ क्या है। एक तो ये है कि जमहूरी निजाम में कोई भी पार्टी मुसलसल क़यादत नहीं कर सकती, वो डिक्टेटरशिप और किंगशिप में ही मुमकिन है, क्योंकि इंसानी फितरत तबादले की आरजुमंद हुआ करती है, वो तब्दीली वहां पर आनी है। लेकिन बहसियत मजमूई अगर देखेंगे, मैंने जिस बात का दावा पेश किया है कि जिस कम्युनिटी का लीडर पैदा हुआ है उस कम्युनिटी को उसने एम्पावर किया है। अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब की आपने बात की है, यकीनन है कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब की जो खिदमात रहे, उन्होंने अंसारी जमात को जगाने के लिए, उनके किसी के खिलाफ नहीं बल्कि उनके हुकूक के, उनके तालीमी, समाजी और सियासी हालत को बेहतर बनाने के लिए जो काम उसने, जो चिराग उसने जलाया, उसकी रोशनी दूर तक गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप देख लीजिए, मैं कोई तखय्युलाती तसव्वुराती बात नहीं करता, मैं जमीनी हक़ाइक़ आपके सामने पेश करता हूँ। आफ्टर यादव, आफ्टर लालू जी एंड बिफोर लालू जी, आप देख लेंगे 90 से पहले यादव कम्युनिटी का आप मुहासबा कर लें, उनकी तालीमी, उनकी समाजी, उनकी सियासी हैसियत को देख लें, और 90 के बाद देख लें, इख्तिदार उनके पास बाकी नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपनी सोसाइटी को एम्पावर कर दिया। आप देखेंगे मायावती को, देखिए कि मायावती परमानेंट वहीं नहीं रह गई क़यादत में, लेकिन उसने दलित तबके को जितना एम्पावर किया सोशियो इकोनॉमिकली, तो आप उसकी नजीर आप नहीं देखेंगे पिछले 50 सालों में। आप पासवान जी को भी देख लें, और मैं कि यहाँ पर उन्होंने पासवान सोसाइटी को किस तरह से एम्पावर किया। ये और बात है कि इख्तिदार के पाने के बाद ये लोग अपनी कम्युनिटी को भी फरामोश कर गए। लेकिन फितरी तौर पर यह बात है कि जिसका लीडर होता है, बाप की उंगली पकड़कर बच्चा बाजार जाता है तो उसकी हिम्मत अलग होती है, अब तन्हाई में जाता है तो उसका हौसला अलग होता है, और जब यतीम हो जाता है तो उसकी घबराहट और हुआ करती है। मामला यह है कि आप देख लेंगे, मैं सिर्फ इसी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूं, मैं चलता हूं आपको केरल में उस वक्त सन 1947 के बाद पूरे मुल्क में जो तबाही थी, और उस वक्त आप देखेंगे कुछ कलील अरसे के बाद वहां पर मुस्लिम लीग खड़ी हुई, जिस मुस्लिम लीग की पेशानी पर कभी मुल्क के तकसीम का दाग लोग कह रहे थे, और उसको लोग घबराहट के आलम में थे। लेकिन केरल में जो मुस्लिम लीग खड़ी हुई तो मुस्लिम लोगों का साथ दिया, और बड़ी आबादी नहीं है, पूरी रियासत में उनकी आबादी भी नहीं है, उनका कंसंट्रेशन है, इर्तिकाज है उनका। आप देख लेंगे कि मलापुरम में, कासरगोड में, और थोड़े से हिस्से में कालीकट में, वहीं से उसने क़यादत खड़ी की। तो ये और बात है कि आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, केरल में मुसलमानों का जो सोशियो इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट हुआ, एजुकेशन में भी उनका एम्पावरमेंट हुआ, वो बहुत हद तक उनकी क़यादत की वजह थी।
और फिर आपको मैं लेकर आ जाऊं, वहां 24% मुस्लिम आबादी थी। आप सवाल कर सकते हैं कि भाई वहां 24% मुस्लिम आबादी थी, लेकिन आंध्रा में मुस्लिम आबादी सिर्फ 9 या 5% थी। लेकिन मामला कि वहां जब क़यादत नहीं थी तो उनकी हालत दिगर को थी। लेकिन जब मजलिस की क़यादत सामने में आई है तो मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में एक तवाना सियासत का नाम है, गर्चे चंद महदूद सीटों पर है। और आज तेलंगाना बनने के बाद 12% मुस्लिम आबादी हुई है, लेकिन अपनी क़यादत है तो लोगों के अंदर में खुद एतमादी बहाल हुई है और बरसर-ए-इक़्तिदार पार्टियों से इंसाफ की तलब करने और इंसाफ के लिए मजबूर करने की कुव्वत भी उसमें है, जिसकी वजह से वहां लोग इंपावर हुए। और आप देख लेंगे कि 30% आबादी मुस्लिम आबादी बंगाल में है, लेकिन अपनी क़यादत नहीं होने की वजह से आज क्या दुर्गत उनकी हो रही है। आप देखेंगे 35% मुस्लिम आबादी है आसाम में, और वहां अपनी क़यादत नहीं होने की वजह से क्या दुर्गत हो रही है। तो जब तक क़यादत खड़ी नहीं होगी, और यहाँ बार्गेनिंग पॉलिटिक्स का बड़ा वो होता है। ये आप ये कहें, मैं ये कहता हूं कि बिहार में हम ये नहीं करेंगे हम चीफ मिनिस्टर का दावा कर रहे हैं, या हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो नहीं करे मैं वजीर आजम का दावा कर रहा हूं। हमारी पार्टी इंसाफ के लिए लड़ रही है कि हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इम्पीचमेंट मत करो। ये 15 निकाती प्रोग्राम, 10 निकाती प्रोग्राम, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री, हमें नहीं चाहिए ऐसी मिनिस्ट्री। हमें दस्तूर ने जो हक दिया है, आइन ने जो हमें हक दिया है, मेरा हक अगर 1 रुपए का होता है तुम 90 पैसे ही हमें दो, लेकिन इम्पीचमेंट की सियासत कर करके हमारा सब कुछ मत उतार लो तुमने। और सच्चाई यही है, चाहे गोपाल सिंह पैनल की रिपोर्ट हो, चाहे सच्चर, चाहे रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, या दीगर रिपोर्ट देखेंगे आप, तो आजादी के बाद से लेकर मुस्लिम इम्पीचमेंट की बड़ी बात कही की गई। उर्दू को अगर दूसरी सरकारी जबान की हैसियत दी तो आप मौलाना का लकब देने लगे और मुसलमानों के इम्पीचमेंट की बात करने लगे। लेकिन मसला ये हुआ कि हमारा हुआ कुछ भी नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम एक बात मैं आपको साफ कर दूं कि मैं मुस्लिम क़यादत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं महरूम और मजलूम तबकात की हिमायत की बात कर रहा हूं। चूंकि हमारे पार्टी के लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, तो लोग मुस्लिम आईने से हमको देख रहे हैं। भाई तो क्या इस मुल्क में क्या किसी पार्टी के चीफ को मुस्लिम होने का हक नहीं है? है ना? कि आज जो सेकुलर पार्टियां हैं वो हमसे नफरत बना रही हैं कि साहब उनको चाहिए मुस्लिम वोट चाहिए। बीजेपी को न मुस्लिम वोट से लेना देना है, न मुस्लिम मसाइल से लेना देना है। लेकिन जो सेकुलर पार्टियां हैं, मुस्लिम वोट की वो तलबगार तो हैं, लेकिन मुस्लिम क़यादत को अपने सब में बैठने के लिए कोई रवादार नहीं है। हम इस इज्जत की तलाश में हैं। नहीं, मैं इससे एग्री करता हूं अख्तर उल साहब, लेकिन आपने बार्गेनिंग की बात करी जी, आपने 2 तरीके के एग्जाम्पल दिए। आपने दिया एक सदर्न स्टेट का, साउथ के स्टेट का, जिसमें मुसलमानों ने जब अपनी सियासत की तो कहीं ना कहीं उनको रिटर्न में अपनी इकोनॉमी भी मिली, एजुकेशन भी मिली, और एक जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन का जो एम्पावरमेंट होना चाहिए वो हुआ। क्योंकि लेकिन अगर आप उसकी तरफ, साउथ की तरफ नजर डालें, जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है वहां पे सिर्फ मुसलमानों ने नहीं और लोगों को भी यही हुआ। लेकिन जब आप नॉर्थ की तरफ नजर डालें, क्योंकि आप आरजेडी, बसपा और इन सब की भी बात कर रहे हैं, ठीक है यादव में एक पर्टिकुलर सेक्शन को मिला, लेकिन क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं और मैं भी, जैसे आप आंकड़े गिनवाते हैं, तो मैं भी एक आंकड़े देख रहा था कि कहीं ना कहीं दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज जो लार्जर है, जो गुर्बत में अभी भी कहीं ना कहीं वहीं पर है। मतलब मैं ये मानता हूं कि एक ऐसा तबका उभर कर आया है जो जॉब में आया है, जो ब्यूरोक्रेसी में आया है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में है, जो एजुकेट भी हुआ है, लेकिन क्या वो अपर क्लास में आने के बाद क्या उसकी जो जरूरत के, जो उसकी फैसिनेशन थी, जो इमेजिनेशन थी, क्या वो भी चेंज हो गई है? क्या वो भी अपनी, जैसा आपने बीच में बोला कि वो लोग भी कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी एम्स थे उससे बिखर गए? तो दूसरा सवाल मैं इसमें ऐड करूंगा कि जब AIMIM और अख्तर उल ईमान साहब जब ये अपनी स्पीच में बोलते हैं, अपनी तकरीर में बोलते हैं कि मुस्लिम्स के ऊपर टारगेट करने की वजह से दलितों को भी सहना पड़ा, आप ये कहते हैं, और दलित भी उस चीज का शिकार हुए, तो आज AIMIM के साथ और अख्तर उल ईमान साहब किस तरह ये कन्विंस करेंगे और ये डिलीवर करेंगे कि वो दलितों को भी इंश्योर कर पाए? और वो जो आप बार्गेनिंग की बात कह रहे हैं कि अगर आपकी जो कुछ सीटें अगर हुई और आप उस कुछ सीट में भी अगर आरजेडी, आप उस वो तो ही नहीं, जेडी और एनडीए पावर में आती है, तो आप बार्गेन करेंगे कैसे? उसका ब्लूप्रिंट क्या है? मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब आप 10 साल 15 साल में भी इमेजिनेशन बता सकते हैं कि ठीक है 5 साल में क्या होता है कि आप 2 सीट लेंगे, फिर 5 सीट लेंगे, लेकिन तो आपको इमेजिनेशन क्या है कि 20 साल में आप बिहार को, सीमांचल को अपनी बार्गेनिंग पावर से किस तरह मजबूती में लाएंगे? देखिए, मैं कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा, मैं कोई तखय्युलाती और तसव्वुराती बात नहीं करता। जो अमली चीजें हमारे सामने में, मेरी नजरों के सामने, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप देख लेंगे कि केरल में दर्जन भर लोग जीत जाते हैं, और जब कांग्रेस की और कम्युनिस्ट की हुकूमत साजी के लिए उनको 5 मेंबरों की कमी पड़ती है, तो बेसावकात ऐसा होता है कि इनकी तादाद से, हिस्से से ज्यादा वजारत मिल जाती है मुस्लिम लीग को।
क्यों मिल जाती है? कि इसके बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। और बिहार में मैं कहूँगा आपको कि हर पार्टी, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, जदयू हो, सब लोग ये चाहते हैं कि हमारी हुकूमत बने और हमारा वज़ीर आला बने। लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि हमारा वज़ीर आला बने और उसके साथ-साथ इन पार्टियों में जितनी जात बिरादरी है, उसके अंदर में भी ये ख़्वाब पिनप रहा है कि कोई क्राइसिस पैदा हो जाए जो मेरी जाति का बन जाए। और मैं ये समझता हूं कि मैं वजारत आला की कुर्सी का तलबगार नहीं हूं। मैं इसी क्राइसिस की सिचुएशन में मैं इंसाफ और अपने हक के हुसूल की बात करूंगा और जिसकी तरफ मैं हो जाऊंगा, यकीन है कि उसका पलड़ा भारी करने के लायक अगर मैं हो गया, दो चार की कमी पूरी करने की ताकत अगर हमारे अंदर में हो गई, तो हम तो चूंकि इंसाफ के तलबगार हैं, हम वजारत के तलबगार नहीं हैं। तो ऐसे वक्त में हम अपने जायज हक को इनको हासिल करने पर हम कामयाब होंगे, उनको मजबूर करेंगे कि हमें नहीं चाहिए वजारत की कुर्सी। आप अगर मुस्लिम लीडरशिप की बात करेंगे, इन पार्टियों में रहकर के भी जो लोग मुस्लिम लीडर्स हैं, मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के लीडर हैं, ये जदयू और राजद के लीडर हो सकते हैं, ये मुस्लिम अकलियत के लीडर नहीं है। ये आप भुला दीजिए कि मुस्लिम अकलियत के लीडर हैं। और आप में ये जो तलवार चाटने वाली सियासत है, वो अपने आका के फरमाबरदारी करेंगे। जिन लोगों ने वोट देकर उनको जिताया, उनकी फरमाबरदारी नहीं कर सकते। यही खौफ है जो उसकी जबान नहीं खुलती और यही बेखौफी है जो एमआईएम को बोलने की ताकत अदा करती है। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों में एक आजाद सुमारा पिछले दिनों में बिहार असेंबली का इलेक्शन हुआ महागठबंधन का, और हमारे तमाम तर लोगों ने बड़े हौसले और जज्बे के साथ, किसी ने कहा कि मेरे हलाल रिस्क पर पाबंदी लग जाएगी, किसी ने कहा ऐसा हो जाएगा, किसी ने कहा वैसा हो जाएगा। लोगों ने गुस्ल करके, वजू करके, दुआएं करके लोग वोट दिया गठबंधन को, और गठबंधन बड़ी शौक से मुस्लिम इलाके में गए भी नहीं, लोगों ने उनको जिता दिया। और जीतने के नतीजे में क्या हुआ आप देखेंगे कि गठबंधन ने 41% वोट हासिल किए। इस 41% में बिला मुबालगा 16 से 17% वोट मुस्लिम माइनॉरिटी का था। लेकिन जब हुकूमत साजी का वक्त आया तो आप देखेंगे कि 41 माइनस 15 16 अगर करेंगे, 17 करेंगे तो 24-25% होती है। तो 24% जो आबादी रही अदर देन मुस्लिम के, तो उसमें वजारत आलिया की भी कुर्सी रही, नायब वजीर आला भी उसमें रहे, पीडब्ल्यूडी की मिनिस्ट्री भी उसमें रही, हेल्थ मिनिस्टर भी वही बने, एजुकेशन मिनिस्टर भी वही बने, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर भी वही बने, और मुसलमानों को चंद खैराती वजारत दे दी गई। और कितना दिया गया? 24% वोट को 25 वजीर बने और 32-33 वजारत मिली, और 16% वोट वालों को सिर्फ 4 वजारत मिली, वो भी खैराती वजारत मिली। एक वजीर बने जनाब अब्दुल गफूर साहब, बेचारे कब्रिस्तान के वजीर, अल्लाह गरी के रहमत करे, बेचारे नहीं रहे हमारे दरमियान में, कोई फंड ही उनके पास नहीं था। खुर्शीद आलम फिरोज को वजीर बनाया गया। गन्ने की काश्त चंपारण से बाहर बेतिया और उससे आगे होती ही नहीं है ना, मोतिहारी बेतिया से आगे होती ही नहीं है। और आप देखेंगे कि आप एक बात मेरी नजर में मतलब लीजिए, एक वजीर बनाए गए अब्दुल जलील मस्तान साहब को, और उनको बोतल का वजीर बना दिया गया, वजीर शराब बना दिया गया। कतरा कतरा जिन पर हराम था वो कुछ करा भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं पाए बेचारे। एक वजीर बनाया गया अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को, और वजीर माल तो अखिलियत के लोगों ने समझा पूरा कलमदार तो मेरे ही कब्जे में है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो माने महाजन का, वो जो बड़े सौदागर लोग होते हैं, उनके मुंशी की उनकी हैसियत थी। और पहले की यही रवायत रही कि जो लोग वजीर मालियात बने उनके साथ कमर्शियल टैक्स भी होता था, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से कमर्शियल टैक्स भी काट करके दूसरे को दे दिया गया, और इनकी हैसियत सेठ के मुनीब की कर दी गई कि 5 रुपए की पर्ची में वो 5.25 रुपए भी नहीं दे सकता, और फकीर को भीख देने के लिए भी महाजन की इजाजत चाहिए। इनके कलमदान की कोई ताकत भी इनके पास नहीं थी। तो अख्तरुल इमान साहब, क्या मिला? हमने जो वोट दिया, कहाँ इख्तियार में हिस्सा मिला? हम उसी इख्तियार की बात करते हैं, मैं उसी हिस्से की बात करता हूँ। अख्तरुल इमान साहब ये बात कह रहे हैं कि अख्तरुल इमान साहब जैसे बेबाक लीडर भी अगर ऐसी पार्टी में हो जिसका फोकस ही ना हो मुस्लिम एम्पावरमेंट, क्योंकि उसका फोकस ये है कि वो मुसलमानों की वोट की पॉलिटिक्स करके कैसे अपनी सियासत चमका सके, और वो पावर स्ट्रक्चर ऐसा होता है विद इन पार्टी कि उसके बाद अगर वो 24% 16% वोट मिल भी जाए तो इंटरनली इतनी पावर नहीं होगी अख्तरुल इमान साहब के पास किसी ऐसी पार्टी में जो उनकी अपनी क़यादत की बात ना कर रही हो कि वो उनको रिटर्न में वो दे सके जिसके वो हकदार है। तो अख्तरुल इमान साहब ये कह रहे हैं चाहे मेरी सीट कम हो लेकिन मेरी पावर ज्यादा होगी, क्योंकि मेरी पावर की बेस पे जो हुकूमत तैयार होगी वो मेरे बिना हो ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर मैं आरजेडी जेडीयू से एमएलए होऊंगा तो मेरी मजबूरी होगी कि मैं उनको फिर भी अपना वो दूं। तो उसकी एक दलील सुन लीजिए। जब तलाक बिल की पेशी हुई थी पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में उस वक्त 542 या 43 जितने भी अरकान थे, उसमें शरीयत मुतहरा के बारे में हजरत मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह से जानकार कोई ज्यादा नहीं था। बिल की पेशी हुई थी बीजेपी की तरफ से,
उसकी मुखालिफत करनी थी कांग्रेस को, लेकिन आपने देखी कांग्रेस की बेहयाई कि कांग्रेस ने हमारे एक मोतबर आलिम दीन को, सुन रहे हैं मेरी बात, हमारे एक मोतबर आलिम दीन को जो साहिब कलम थे, साहिब जबान थे और तफक्कुफ दीन जिसको अल्लाह ने दिया था, उसको भी तलाक के बिल के मौके से बोलने नहीं दिया। और मौलाना ने बरमला इसका एतराफ किया और गवाही दी कि मैं अपनी बात रखना चाह रहा था लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बात रखनी नहीं दी। यानी हमारे पर्सनल लॉ और हमारे शरीयत पर, हमारे ईमान पर भी हमला हो तो ये पार्टियां हमारे जबान पर लगाम लगा देती हैं। तो ऐसी जहां पर दस्तूर जबाबंदी हो तो उस महफिल में बैठने से क्या फायदा। और आज उस कांग्रेस की तस्वीर तो 5 अगस्त के बाद और भी साफ हो गई है कि आपने देखा कि बाबरी मस्जिद में ताला लगाना, ताला तोड़ना, मूर्ति बैठाना, भूमि पूजन करने की एक दास्तान तो पुरानी थी, लेकिन अभी जब फैसला आया तो सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस खुद चाहती है कि मंदिर मस्जिद का झगड़ा खत्म हो, एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। और अभी 5 अगस्त के मौके से तो पूरी कांग्रेस तो बेनकाब पिछले दिनों थी, अब तो बरहना हो गई है कि हर कोई श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी तो पत्थरों से वहां पर बना रही है मंदिर को और कांग्रेस के लोग चांदी की ईंट भिजवा रहे हैं कमलनाथ, है ना। आप सुन लीजिए इनके सारे बयान, ये देख लीजिए इनका चाल चरित्र और चेहरा देख लीजिए कि ये आप सबकत ले जाना चाहते हैं कि मस्जिद तोड़ना और मंदिर बनाना तुम्हारा अमल था कि हमारा अमल था। तो अब तो ये लोग बरहना हो गए हैं। जी जी, तो आपका ये कहना है अख्तरुल ईमान साहब कि जो कांग्रेस पार्टी शाहबानो के केस में पर्सनल लॉ को सपोर्ट कर गई, वो कांग्रेस पार्टी जब माहौल बदल गया हिंदुस्तान का, जब हिंदुस्तान के जब जिसे कहते हैं हिंदू नेशनलिज्म बाहर आ गया, तो उन्होंने उस जमाने में भी, क्योंकि उनके लिए आसान था खड़ा होना, इसलिए खड़ी हो गई। उस जमाने में भी अगर उनको मुश्किल होता तो ना खड़ी होती। और आज जब उनको सही में हक की सियासत करनी पड़ रही है, करने की जरूरत है, हुकूक के मुसलमान की सियासत करने की जरूरत है, तो वो इस काबिल हैं ही नहीं कि वो मुसलमानों के लिए खड़े हो सके। और इसलिए अख्तरुल ईमान साहब को और AIMIM को अपने एक, जिसे कह सकते हैं, ये आपका आर्ग्यूमेंट है कि जरूरत है कि वो रिप्रेजेंट कर सकें उस आइडियोलॉजी को, कि जैसा कि आपने कहा वो आलिम दीन भी नहीं कर पाए जो कांग्रेस से खड़े हुए थे, जिनका एक इतना बड़ा रुतबा था, जिनकी इतनी बड़ी नॉलेज थी, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब अगर उसमें असेंबली में आते हैं तो वो बेबाक होके बिना किसी के प्रेशर के ये बात उठा पाएंगे। मेरे काई तनहा होने के बावजूद भी तमाम मामलात में जिस तरह से अपनी बात को पेश करने की कोशिश की है, कोई जबाबंदी उनके दरमियान में नहीं थी। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है असेंबली और पार्लियामेंट, जहां हम अपनी दस्तूरी और आईनी हक की आवाज बुलंद कर सकते हैं, वहां पर बहरहाल हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए। अजीजम, मैं ये बात कहूंगा कि बच्चे यतीम होते हैं बाप के मरने के बाद, और कौमें यतीम होती है अपनी क़यादत को खो देने के बाद, और MIM अपनी क़यादत की तलाश में। तो आपको क्या लगता है कि जब इंडिपेंडेंस हुआ, और इंडिपेंडेंस में ये जो आप अबुल कलाम आजाद का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि जो ये 2 नेशन थ्योरी और पार्टीशन का बर्डन मुसलमान पे हो गया, तो अगर आप हिस्ट्री में देखें कि असल में जो नुकसान हुआ है पार्टीशन का, वो हिंदुस्तानी मुसलमान को हुआ है। बाकी सब तो जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए, बांग्लादेश चले गए, वो तो उनकी अपनी क़यादत तैयार हो गई, सियासत उन्होंने की है। लेकिन जो हिंदुस्तान यहाँ में जो मुसलमान रह गया, इसके बावजूद कि 1946 के इलेक्शन में, कि जैसा कि बहुत कम परसेंटेज लोगों ने वोट दिया था, लेकिन जो असल में जो गुरबत और पसमानदा मुसलमान था वो 2 नेशन थ्योरी के बिल्कुल अगेंस्ट था, उसके बावजूद उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ पड़ा, और जिसकी वजह से उन्होंने, जो आर्ग्यू किया जाता है, कि अपनी सियासत गिव अप कर दी। तो आपको क्या लगता है ये कहां तक इस बात में, मतलब इनसे गलती हुई कि मुस्लिम लीडर से, या जरूरी था? देखिए, मुल्क के तक़सीम की हिमायत न हमने कभी की है न कर सकते हैं। ये दरअसल नाआक़िबत अंदेशी पर मबनी फैसला था, और सन 1947 की 15वीं तारीख हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए बिल्कुल उस बदकिस्मत बाप की तरह था कि एक तरफ आजादी की खुश खबर आई थी, जिस तरह से बेटी के लिए कोई बारात आई हो, जैसे शहनाई की आवाज भी बज रही थी, और उसी वक्त बेटे की लाश भी आई, है ना। उस घर का आलम क्या होगा, वही हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए था। एक तरफ मुसलमानों की ताकत को बिखरा दिया गया, और अलग से एक कौमियत के नाम पर एक अलग खित्ता बना और मुसलमानों की ताकत को तकसीम कर दिया गया। और दूसरी तरफ जो बचे खचे भी मुसलमान थे, उस पर सारा जुल्म ढाया उन लोगों ने, जिन लोगों ने इस मुल्क से वफादारी की, जिन्होंने अपने आबा अजदाद की कब्रों की रखवाली के लिए, अपने मसाजिद को आबाद करने के लिए, अपने मकबरे और अपने खानकाहों को आबाद करने के लिए, और बहसियत मजबूई, जिसको मादरे वतन उसने कहा था, अपने मादरे वतन से अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान में रहा, उस पर भी फिरका परस्तों ने इल्जाम लगाया। और वो खून आसाम तारीख है कि जिसको बयान करने से जबान कासिर है कि क्या क्या मुसीबत न झेलनी पड़ी उन लोगों को, जिन लोगों ने हिंदुस्तान को अपना वतन कहा। और उस मुसीबत को झेल के भी
आज सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का नारा हिंदुस्तानी मुसलमान लगा रहा है, लेकिन हर दिन मुसलमानों को शकूक की नजरों से देखा जा रहा है। एनपीआर एनआरसी के ताल्लुक से जो तलवार चल रही है वो दरअसल इनकी हुब्बुल वतनी पर मशकूक होने ही के नतीजे में ऐसा कुछ किया जा रहा है। इनको रोज बरोज कमजोर करने की साजिश का एक हिस्सा है। और आप देखेंगे कि मौलाना अबू कलाम आजाद अली रहमान ने 1948 में लखनऊ के कन्वेंशन में कहा था कि मुसलमानों अब तुम्हारे लिए अलग सियासी जमात की कोई जरूरत नहीं है ना। अब इन्हीं सेकुलर जमातों के साथ तुमको करना है, क्योंकि मुस्लिम लीग का एक वो रहा तजुर्बा नाकाम रहा था। लेकिन ये बात उस वक्त के हालात के लिए मौलाना की तो फिट थी। मौलाना के इस पैगाम को सुना यूपी ने भी सुना, बिहार की 17% आबादी वालों ने भी सुना, 20% की आबादी वाला वो यूपी जहां तमाम तर बड़े दानिश्वर रहे, जहां दानिश्वरी रही, जहां दानिशकदे रहे, जहां हमारे इल्मी अदबी दीनी खानकाहें आबाद रही, वहां की आबादी ने भी सुना। लेकिन आज देख रहे हैं यूपी में मुसलमानों की हालत क्या है। 12% के महाराष्ट्र वालों ने सुना, 35% के आसाम वालों ने भी मौलाना के पैगाम को सुना, लेकिन केरल के 24% लोगों ने कहा नहीं साहब, मौलाना आपका जो मशवरा है सर आंखों पर, लेकिन हम अपनी क़यादत खुद खड़ी करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि मौलाना के मशवरे पर जहां जहां अमल हुआ, गर्चे वो मौलाना का वक्ती था, दायमी मशवरा नहीं था, मौलाना का हकीमाना और वक्ती मशवरा था। मौलाना ने ता क़यामत के लिए अलग पार्टी बनाने से मना नहीं किया था। लेकिन जिन जिन हमारे दानिशरों ने कहा कि नहीं बस ये वही का नुज़ूल हुआ है और मौलाना के फरमान से अलग हमें कुछ नहीं करना है, तो वो इस नक्शे को भी देखें और उस अमल को भी देखें। अगर यादवों की पॉलिटिक्स ने यादवों को एम्पावर किया है, अगर दलितों की पॉलिटिक्स ने दलितों को एम्पावर किया है, तो यकीन जानिए कि इस मुल्क में हर चंद के जात बिरादरी को मिटाने की तहरीक चलनी चाहिए। लेकिन इक़्तिदार पर बैठे हुए लोगों ने मुख्तलिफ जात और तबकात के साथ जो नाइंसाफी की है, तो इंसाफ की तलब के लिए महरूम तबकात को मुज्तमे होना ये उनकी जरूरत है। अच्छा, एज अ स्टूडेंट जब मैं आपकी ये जो पॉलिटिक्स की हिस्ट्री को की तरफ तवज्जो देता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मुसलमान ने अपने आप को डिपॉलिटिसाइज कर लिया और अपनी जो सियासत है वो छोड़ दी, तो कांग्रेस जैसी पार्टियों के पास इंसेंटिव हो गया कि वो जिसे चाहे चुन ले मुसलमान में से। लेकिन हिंदू पार्टीज ने ऐसा नहीं करा, उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस में भी रखा। तो कहीं ना कहीं हमेशा विद इन सेकुलर पार्टीज, जैसा आप जेडीयू का भी एग्जाम्पल देते हैं, कि उसमें कहीं ना कहीं एक बायस रहा हिंदुत्व की तरफ, और वो ऐसे 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 जैसे बढ़ता चला गया हिंदुत्व लोगों में, तो वाज़ेह होता चला गया। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सियासत है वो क्या इस चीज को भी काउंटर करेगी लॉन्ग टर्म में, कि इस ट्रेंड को कि जिसमें वो किसी को भी चुन सकते हैं, कि आज अगर अख्तरुल इमान साहब आते हैं तो क्या आरजेडी जेडीयू फोर्स हो जाएगी कि वो ऐसा ही अपना नुमाइंदा चुने मुसलमानों से, कि जो एक्चुअली मुसलमान के जो हक की लड़ाई है उसको सामने रखे, या फिर आपको लगता है कि ये चलता रहेगा? देखिए, हम अपने बुजुर्गों पर तो अंगुश नुमाई नहीं कर सकते, लेकिन बारहा हमने बिहार के सदन में देखा है, जब दलितों का कोई मसला आया है, तो पार्टी लाइन से बियॉन्ड, पार्टी लाइन से आगे बढ़कर के भी मुख्तलिफ पार्टी के लोग खड़े हो गए। लेकिन जब सूरज नमस्कार का भी मामला आया, तो जदयू के लोग खड़े नहीं हो सकते। यानी अपने अकीदत की हिफाजत, अपने अकीदे की हिफाजत के लिए भी पार्टी के टिकट की इतनी वफादारी रही कि एक मुस्लिम लीडर ने, जो मंत्री भी बने, जिनका निकाह सानी वो अक़द सानी कराया गया है ना, आपने सुना होगा है ना, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये अल्ट्रा सेकुलर हो जाते हैं, है ना। इसलिए जिसको मिल्ली शऊर नहीं हो, मिल्लत की क़यादत नहीं कर सकता। मौजूदा वक्त की पॉलिटिक्स में मादा परस्ती, बाजू की पॉलिटिक्स, मादा परस्ती की पॉलिटिक्स, इब्नुल वक्ती की पॉलिटिक्स जो है, वो लोग सदन में जाना है ना, ठेकेदारी करना, एमएलए एमपी की हैसियत से मुराद हासिल करना, यही उनका मकसूद और यही उनका मकसद है। मिल्लत के मसाइल को हल करना है ना। मिल्लत के मसाइल को हल करने की तारीख अगर कोई जाने तो लाल कृष्ण आडवाणी से सीखे। जिस लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी पूरी जवानी गला दी नफरत की सियासत में, रथ यात्रा निकाला, बाबरी मस्जिद के इन्हदाम की पूरी कोशिश की, लेकिन जब अपोजिशन के लीडर से उनको हटाकर बैठा दिया गया सुषमा स्वराज को, तो पार्टी तोड़ने का काम नहीं किया। हत्या के नफरत की सियासत को जिसने हवा दी, और बाबरी मस्जिद के मिंबर और मेहराब के टूटने का जिस पर इल्जाम है, और आज जब उनका मंदिर का निर्माण हो रहा था वहां उसकी तस्वीर भी नहीं आई, तो आप देखेंगे कि वो अपनी नस्बुल ऐन के लिए अपने जमीर की कुर्बानी देते हैं, और हमारे लोग अपने खातिर पूरे आवाम की कुर्बानी देते हैं। हमारे यहाँ जो लीडरशिप है, किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ, हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। मिल्लत को बेचकर ये जमीर फरोश लोग जो सियासत करते रहेंगे, मिल्लत को तबाह व बर्बाद करते रहेंगे, वो न मिल्लत के लिए बेहतर है, न उनकी जात, न उनकी नस्लों के लिए बेहतर है, न इस मुल्क के लिए बेहतर है। हम इस मुल्क को एक सालिम, एक मजबूत, मबनी बर इंसाफ, बिरादराना माहौल पर, मजहबी रवादारी पर
कायम एक मुल्क देखना चाहते हैं। यही वजह है कि हम हुसूल इंसाफ की बात। हाँ। अच्छा, अख्तरुल साहब, आप क्योंकि 2 बार एमएलए रहे हैं, तो आपने वो क्या कुछ जो सीमांचल रीजन के लिए, जहां से आप कोचा दामन से आप एमएलए थे, तो आपने क्या क्या चीजें, क्या क्या बात उठाई, और क्यों, अगर आप कुछ चीजें अचीव भी कर पाए, आपने सीमांचल की भी बात करी, और आपने एक तो क्या क्या जो आपने उठाई थी वहां पे, जो पॉइंट्स थे जिनको आपने अचीव करा, और दूसरा कि जो आप नहीं अचीव कर पाए उसमें एक्चुअली क्या प्रॉब्लम रही, कि क्यों आप, ऐसा है कि आप वो बात नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे, क्योंकि आपकी हिस्ट्री में रहा है। आप ये जो बातें आज AIMIM से बोल रहे हैं, वो आप पहले भी बोल रहे थे, लेकिन अब आपका ये टोन चेंज हो गया है कि मैं एक तरीके से कुछ जंजीरों में बंधा हुआ था, जो जंजीरें अब आजाद हो गई हैं, और जो मैं और उससे कर, वो क्या जंजीरें हैं, और वो आप क्या क्या बात उठाई आपने, आप उस पर अगर थोड़ी सी रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप मुझे कहेंगे, मैंने उन जंजीरों की परवाह उस वक्त भी नहीं की थी। जिस वक्त मैं सुमर नमस्कार की लड़ाई लड़ी, तो मेरे पार्टी के बड़े लीडर ने कहा कि साहब आपने पार्टी को बड़ी अजीब जगह पे पहुंचा दिया है। मैंने क्या हुआ साहब? कहा कि बोलते भी नहीं बनती है और चुप रहने भी नहीं बनती है। हमने उसकी परवाह नहीं की। दूसरी तरफ आप कहेंगे कि इस इलाके की नुमाइंदगी करते हुए क्या क्या, मैं शुरू दिन से तालीमी तारीख का ख़्वाहां रहा हूँ, है ना, और एक उस्ताद का बेटा भी हूँ, और तालीमी तारीख से हमारा पुराना रिश्ता रहा है। मैंने जब देखा 2006 के बिहार की एक रिपोर्ट आई टेबल पर 2010 या 11 में, है ना, उस वक्त मैंने देखा कि बिहार में मुख्तलिफ अजला में मैट्रिक के इम्तिहान में पास करने वाले बच्चों की तादाद देखी, तो हमने देखा कि मुंगेर में उस वक्त 13.5 लाख की आबादी थी और वहां पर 15,000 से ज्यादा बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान पास किए, और हमारे किशनगंज की आबादी जो 17 लाख थी 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक, वहां से 3200 बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। इसी तरह से हमने अपने इलाके की, चाहे पूर्णिया का हो, अररिया का हो, तो हमने बिहार के मुख्तलिफ अजला की आबादी और उनमें मैट्रिकुलेशन में पास होने वाले बच्चों की तादाद का हमने आदाद शुमार तैयार, तकाबुली वो शुमार किया। तो मेरी आंखें वो हो गई कि भाई नम हो गई कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। जिस वक्त हमारे यहाँ 17 लाख की आबादी में सिर्फ 3200 बच्चे इम्तिहान पास कर रहे थे, उस वक्त मुंगेर की 13.5 लाख की आबादी में 15,500 बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान पास कर रहे थे। तो मैंने इसकी वजह तलाश की, तो मुझे वजह ये मालूम हुई कि उस वक्त 13.5 लाख की आबादी के लिए 88 हाई स्कूल थे मुंगेर में, और हमारे किशनगंज में सिर्फ 17 हाई स्कूल, 1 लाख की आबादी में सिर्फ 1 हाई स्कूल थे। तो आप ये बताइए कि हमारे यहाँ कैसे होता है? फी हाई स्कूल में अगर 200 बच्चे, तो 17 दूना 34 का है, तो मैंने 17 हाई स्कूल में 200 बच्चे, और वहां उनके 88 हाई स्कूल में 200 बच्चे, तो जाहिर है कि उनके यहाँ हुआ वही मामला था। हमारी लगभग 29 लाख की आबादी थी कटिहार की, है ना, वहां पर भी बच्चे यही 10-12 हजार बच्चे किए थे, और उसके मुकाबले में दूसरे जिलों में जो तादाद थी वो 30,000 35,000 की थी। मैंने देखा कि हमारी कटिहार की आबादी 29 लाख की है और वहां सिर्फ 46 हाई स्कूल है, और उतनी ही आबादी है बेगूसराय की जहां 75 हाई स्कूल है। मेरे पूर्णिया की आबादी 32 लाख कुछ हजार की थी और वहां उस वक्त 56 हाई स्कूल थे, और उस वक्त वहां आपके वैशाली में उतनी आबादी में 33 लाख की आबादी में 90 या 94 हाई स्कूल थे। तो मैंने इस सवाल को लड़ा और नतीजा ये हुआ कि बिहार हुकूमत का मैं शुक्रगुजार हूं कि उस वक्त 30 हाई स्कूल एक ही साथ मेरे इस बहस के तनाजुर में वो हुआ। और फिर बंगाल और बिहार से बहुत सारी ऐसी सड़कें थी कि बंगाल हुकूमत की जमीन तो पड़ती थी एनएच से पश्चिम, जो एनएच जाती है हमारे शहर के करीब से होकर वो 7 स्टेट को, आसाम वगैरह को, सिर्फ 3 किलोमीटर ही हमारे किशनगंज में है, बाकी सब बंगाल में और दूसरी जगहों पर है। तो नतीजा ये हुआ कि हमारी जो सड़कें थी, हमारी आबादी थी लेकिन एनएच पे नहीं जा सकती थी, तो तकरीबन 40 किलोमीटर लंबी हमारी आबादी, जिसमें 17 जो सड़कें थी हमने केंद्र से मंजूर करवाने का काम किया। एक बड़ी बात जो मैं आपको कहूंगा, सचर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट के बाद मुसलमानों के तालीमी एम्पावरमेंट के लिए एक मशवरा आया और फातमी कमेटी की रिपोर्ट के तनाजुर में एएमयू के साख खुलने की बात आई, है ना, और उसके लिए किशनगंज का वो हुआ, इंतखाब हुआ, और नीतीश कुमार जी उसके लिए जमीन देने पर तैयार नहीं थे बीजेपी के दबाव में। कभी वो 1 टुकड़े में, कभी 3 टुकड़े में, कभी 100 एकड़ जमीन, वहां से मुतालबा था कि भाई 250 एकड़ जमीन चाहिए, ये दे नहीं रहे थे। उसके लिए हम लोगों ने एक जोरदार तहरीक चलाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कहा कि पार्टियों के झंडे समेट लो और सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ो। हमने 2009 में भी इसकी अगुवाई की, हाउस को मैं 3-3 बार डिस्टर्ब किया कि साहब अलीगढ़ के लिए जमीन देने का काम करो। उस वक्त हमारी पार्टी ने हमारे इस मुतालबे का साथ भी दिया था, है ना, हमने वॉकआउट किया हाउस का। और फिर मैंने 2009 में तकरीबन 10-12 हजार बच्चों को लेकर अगस्त की चिलचिलाती धूप में किशनगंज में मुजाहरा किया, और फिर ये तहरीक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ तक ले आए। उसमें हमारे मौलाना मरहूम का भी बड़ा रोल था, है ना। तो हम लोगों ने ये काम किया है, हमने इस इलाके की सड़कों
और नदी के कटाव का मसला, इसको हमने उठाया। जो यहाँ के बेसिक मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाया। मदरसे के टीचरों का मसला उठाया, उनके पेंडिंग तनख्वाह जो पड़ी हुई थी 2003 की तकरीबन 20-22 करोड़ वो दिलवाने का काम किया। मक्का के किसानों की फसल तबाह हुई तो मैंने उसके लिए काम किया, 9 करोड़ से ज्यादा रकम उनको दिलवाने का काम किया। और बहसियत मजमू जो हमारा काम ये रहा कि हमने इस इलाके में तालीमी तौर पर अपने नौजवानों को बेदार करने का, समाजी तौर पर इस्लाह करने का, जिसकी वजह से मैं बदनाम भी हुआ कि पॉलिटिक्स के लोग समाज की खराबी पर नकीर नहीं करते। मैंने उस पर भी काम करने की कोशिश की है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन हाँ, मेरी तबीयत और मेरा नफ्स मुझे ये इत्मीनान दिला रहा है कि हाँ, इस बाजार यूसुफ में सूते का गोला लेकर ही मैंने हाजिरी देने की कोशिश की है। और मैंने जितनी मकदूर भर कोशिश की है एक ऐसी पार्टी में रहकर जहां बहुत ज्यादा आजादी नहीं थी, उसके बावजूद भी, और हमारी वो भी था कि हम अपोजिशन में रहे। अपोजिशन में रहने के बाद तो आदमी को काम करने में दिक्कत होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन दिक्कतों के बावजूद भी हमने अपने इलाके में कई तारीखी काम करवाए। उस जमाने में, हमारे जमाने में, हम बिजली का की योजना हमारे यहाँ सैंक्शन हुई। मैं ये नहीं कहूंगा गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, लेकिन हमारा दबाव था। हमारे यहाँ सेंट्रल ग्रिड भी बना, स्टेट ग्रिड भी बना 2014 से पहले। हमने सड़कों की जाल बिछवाने का काम किया है। और हमने पॉलिटिक्स के दरमियान में चोर गुंडों की पॉलिटिक्स से अलग, रिश्वत की पॉलिटिक्स से अलग एक साफ सुथरी सियासत देने की थोड़ी सी कोशिश की। अच्छा, अख्तरुल इमान साहब, आप हमेशा अपनी तकरीरों में ये बात करते हैं कि जो किशनगंज एरिया का, सीमांचल एरिया का जो यंग यूथ मुसलमान है उसको हिजरत करनी पड़ती है। वो कहीं पंजाब की, जिसके खुद 10 एकड़ बाग हैं वहां पर सीमांचल रीजन में, वो 5 या आप ही का वो है कि 5 एकड़ के बाग में जाके वो करता है। और फिर दिल्ली में जितने भी जो रेस्टोरेंट हैं और ये सब है वहां पे काम करते हैं। तो जब आप एक ब्लूप्रिंट और एक विजन तैयार कर रहे हैं सीमांचल का, तो इंडस्ट्री नहीं है सीमांचल में, आप इंडस्ट्री नहीं कायम होगी। स्किल, जब अगर आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लगा भी दें, उसके बाद भी हिजरत ही करनी पड़ेगी अगर वहां पे फैक्ट्री, इंडस्ट्री नहीं होगी। और कहीं ना कहीं एएमयू का स्टेटस भी है, जो उस पे भी आज के डेट में काफी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि वहां पे भी के नंबर ऑफ जो फैकल्टी है वो कम है, उसको फंड नहीं दिया जा रहा है, फंड काटा जा रहा है उसका। तो कौन से आज 2020 में एआईएमआईएम और अख्तरुल इमान साहब का क्या विजन है, वो किस विजन को लेके जा रहे हैं, जिसमें दूसरा पिछड़ा समाज भी, जब आप इंसाफ की बात करते हैं तो दलित समाज भी और दूसरा समाज भी, उसको आप इकट्ठा कैसे करेंगे? क्या विजन है आपका और क्या आपका मैनिफेस्टो है? देखिए, मैं मुख्तसर कहना चाहूंगा कि 2012-13 में ही हमने एक वो बनाया, एक तकाबुली मुताला किया हमने। जो आंकड़े मैं अभी आदाद-ओ-शुमार में पेश कर रहा था, वो हमारा एक तहकीकी काम था। और उसी जमाने में हमने सीमांचल की पसमानदगी की कहानी सरकारी आंकड़ों की, यानी सरकारी आदाद-ओ-शुमार की, और हमने किया। और जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए और उसी के जरिए से हमने रस्म इजरा करवाई, तो हमारी तहरीक जो एमआईएम की तहरीक है, जो हम उसको मुख्तलिफ बिखरे हुए हाल में कर रहे थे, उसको कंक्लूड किया हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। वो कहा कि साहब, सीमांचल के इन हमाजहत पसमानदगी के मसाइल का हल अगर हो सकता है तो वो स्पेशल स्टेटस के जरिए से ही होता है। इसलिए दफा 371 के तहत, आइन के दफा 371 के तहत सीमांचल को स्पेशल डेवलपमेंट जोन दो और हमको स्पेशल पैकेज दो, ताकि हम रोजगार के मौके यहाँ पैदा कर सकें। हिजरत का आपने बड़ा दर्दनाक पहलू को छेड़ा है हमारा। हमारे यहाँ देखेंगे, शादी के 10 दिन के बाद दूल्हा हिजरत करने पर मजबूर हो जाता है। नम आंखों से बीवी भी अपने शौहर को जाते हुए देखती है, और बेचारा शौहर भी मजबूर है कि शादी में जो कर्ज के पैसे लिए हैं, रोजगार के मौके नहीं है। जो हमारे पीएचडी के दोस्त भी हैं जो शादी करते हैं वो एक उम्र में, लेकिन वो उनकी जो वाइफ हैं वो अपना वहां पे गांव में रह रही हैं और वो यहाँ पर हैं, तो बड़ा दुख होता है ये देखकर, इस मंजर आम को देख के। देखिए, किसी खास मौके से लोगों का चला जाना ये और बात है, लेकिन गुर्बत की वजह से जाना, बिस्तर में माँ बीमार है और बेटा समझ रहा है मैं पंजाब जा रहा हूँ, शायद माँ 2 महीना नहीं बचेगी, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी माँ को बिस्तर पर छोड़कर इसलिए जाता है कि माँ के कफन के कपड़े भी उसको पंजाबी में कमाने हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे, आप अगर मेरी बात पर आपको यकीन नहीं हो तो आप जाकर वो कर लें। अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चे लोग कर रहे हैं। 10 बच्चे में आपको 5 बच्चे आपको मिलेंगे कम से कम। इसके 130 करोड़ की आबादी वाले इलाके में ये 50 लाख की आबादी हमारा पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज की है, और इसमें से 5 बच्चे आपको मिलेंगे, वो मासूम बच्चे जिनके हाथों में होटल के पानी को, होटल के प्लेट को धोते हुए जख्म हो गए होंगे, है ना, उनका बिखरा हुआ बाल, और रात को 12 बजे सोता है और सुबह होटल वाला तमाचे मारकर उसे सुबह जगाता है। इन मासूमों के साथ जो जुल्म हमारा हो रहा है, आप भी देखेंगे एक भी इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे। हमारे यहाँ पहले यहाँ पर जूट की पैदावार होती थी, बांग्लादेश के बाद सबसे क्वालिटी जूट की पैदावार थी तो इसी रीजन में होती थी। जूट के मिल थे यहाँ पर कटिहार में,
2-2 मील थे, कम से कम कुछ हजार लोगों को काम मिलता था, वो मील इन बेईमानों ने बंद करा दिया। कैसे खत्म वो होगा? करा दे। अब जो कि टेक्नोलॉजिकल एक नई तब्दीली आई, जूट की अफादियत कम हुई उस एतबार से बोरा वगैरह बनाने में, जिसकी वजह से उसका डिमांड कम हुआ। लेकिन डिमांड कम हुआ तो उसको तब्दील किया जा सकता था। आखिर जूट की जो पैदावार आज हो रही है वो कैश क्रॉप था यहाँ के किसानों के लिए। एक खास साजिश के तहत उसको बंद कराया गया। किशनगंज में जूट मिल खोलने का हुकूमत ने कई बार वादा किया, लेकिन कोई जूट मिल नहीं खोला। नहीं, क्या आज यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे कानपुर में भी इंडस्ट्री, भटकल में भी इंडस्ट्री, जो मुसलमानों की इंडस्ट्री थी, जहां मुसलमान अच्छा कर रहा था, मिडिल क्लास इमर्ज हो रही थी, क्या उस तरह यहाँ पे जूट की पैदावार के ऊपर अटैक किया गया, या फिर एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से कुछ हो गया? नहीं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ के लोगों के रोजगार के मौके भी तलाश करने थे। इस इलाके को नेग्लेक्ट किया गया, तरक्की के राहों से इस इलाके को नेग्लेक्ट किया गया। और यहाँ के जो नुमाइंदे बने उसमें मैं एक अवामी सहो कहूंगा उसको, कि हमारी आवाम को भी सियासी तौर पर, आपने जो पहले कहा कि भाई हमको सियासत हाजरा से कोई ताल्लुक नहीं, ये कहीं ना कहीं से हमारे लोगों को पढ़ा दिया गया और दी हो सियासत से अलग तो रह जाती है चंगेजी। तो वो वाला मामला हुआ कि लोग सियासत से, लोगों की दिलचस्पी हट गई और सियासत का मतलब यही समझा कि आका मेरा जो मावा मल्जा है वो ये कांग्रेस है, जिसको टिकट देगा वही जीत पाएगा। तो टिकट की बुनियाद पर जब आवाम ने फैसला किया और कैंडिडेट की अपनी सलाहियत नहीं देखी, तो ये हो गया, कैंडिडेट मजबूर हो गया कि साहब ये अवाम तो टिकट की बुनियाद पर फैसले करती है और टिकट देने वाले आका तो कांग्रेस के लोग हैं, तो ये वफादार अवाम से ज्यादा कांग्रेस के वफादार हो गए, है ना, कि टिकट की बुनियाद पर ही हमारी जीत होगी, है ना, क्योंकि बुनियाद जीत की टिकट है, तो वो उसी के लिए वफादार हो गए। और वो जब बोलना भी चाहे तो पार्टी ने वही चाबुक दिखाया कि अगर डगर से हटकर बात करोगे तो टिकट काट दूंगा, तुम्हारी जनता तुम्हारी साथ नहीं दे पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं अवामी शोर भी हुआ है कि अवाम ने टिकट को पहचाना। रोजगार के मौके, अभी देखिए चाय की पैदावार हो रही है यहाँ पर, चाय के पैदावार किसानों को वाजिब कीमत नहीं मिल पा रही है। पाइनएप्पल का जो है, अनानास की अच्छी पैदावार है, लेकिन अब तक प्रोसेसिंग कोई यूनिट यहाँ पर कायम नहीं की गई। नदियों की जाल बिछी हुई है, लिफ्ट इरिगेशन यहाँ पर हो सकता था, लेकिन आप देखेंगे कि घनी नदियां हैं और जमीन प्यासी पड़ी हुई है। और हर साल सैलाब में लगभग हजारों हेक्टेयर जमीन है जिस पर रेत जमा हो जाती है, नदियों में चली जाती है। हजारों खानदान है जो बेघर हो जाते हैं। आपको मैं क्या बताऊंगा, आज भी इस बार भी बाढ़ में वो हुआ है मुजफ्फरपुर में, अगर एक फैमिली में 4 बेटे हैं तो 4 के खाते में रिलीफ के पैसे आ गए। और हमारे यहाँ सीमांचल में रिलीफ के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं वो मदद नहीं करते। और कभी कहा था सुशील कुमार मोदी ने कि बदमाशी करोगे तो किशनगंज भेज देंगे। ब्रिटिश टाइम में हमारे इस इलाके को ब्लैक वाटर का एरिया कहा जाता था और पनिशमेंट पोस्टिंग होती थी। और अभी नीतीश के राज में और मौजूदा वक्त में यहाँ पर नाकारे लोगों की पोस्टिंग होती है। मैं कल परसों दौरा करके आया हूँ, पूर्णिया जिले का एक वो है अमोर है, लगभग 100-150 आबादी जिसका घर कट गया है, वो सड़क पर है। और आपको मैं बताऊं कि प्रशासन की लापरवाही ये है कि पीने का पानी भी उनको मैसर नहीं, उसका चापाकल नहीं दे सके, है ना। उनकी जमीन जो पर रेत जमा हो गई है, वो रेत को हटाने का पैसा उनको नहीं मिल पाया। पिछले साल भी जिन लोगों का घर हुआ, दलितों का घर टूटा है अभी हमारे टेहरागाछ में, और मैं रात को वहां था, और 15 घराने दलितों के हैं जो पिछली साल उनका जो घर था वो कट के नदी में चला गया और आज तक उनको मुआवजे की रकम नहीं मिली। बिहार सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वहाँ रिलीफ कोड, फ्लड रिलीफ कोड ये कहता है कि कच्चा मकान टूटे तो 90,000, पक्का मकान टूटे तो 1,19,000, गाय मर जाए बह करके तो 3,000, 30,000, बकरी मरे तो 3,000। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दूसरे जिलों में बकरी मर जाए तो पैसे मिल जाते हैं और यहाँ इंसान भी डूब कर मर जाए तो पैसे नहीं मिलते। तो इसका मतलब पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स है। पॉलिटिकल, बिल्कुल पॉलिटिकली हमको इग्नोर किया जा रहा है। ये डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे साथ हो रहा है वही वजह है तरक्की के रास्ते में। आज अभी देख लीजिए स्कूल की तादाद देख लीजिए, आप मेडिकल की देख लीजिए, बीमार पड़ रहे हैं लोग हमारे यहाँ, क्योंकि क्लाइमेट हमारे यहाँ बहुत ही सेहत बख्श नहीं है। पानी में खराबी है, साफ पानी लोगों को मुयस्सर नहीं है, उसकी वजह से चमड़े की बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी, किडनी में स्टोन की बीमारी और कैंसर की बीमारी भी पूरे बिहार में सबसे ज्यादा इस इलाके के लोगों को होती है। और ट्यूबरकुलोसिस हमारे बच्चे जो चले जाते कल कारखानों में काम करने के लिए हिफ्ज़ान सेहत और ग़िज़ाइयत की कमी के नतीजे में, उनको भी ये बीमारियां हो रही हैं। लेकिन आप देख लेंगे कि पटना में सारे मेडिकल कॉलेज हैं, पीएमसीएच पटना में है, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में है, एनएमसी, और आप देखेंगे आईजीएमएस जो पहले एक रिसर्च सेंटर था मेडिकल, तो आज मेडिकल कॉलेज बन गया, वो वहीं भी है। और एक आया एम्स का ब्रांच आया, तो क्या एम्स का ब्रांच को इस दूर इलाके में नहीं होने चाहिए था? हम 400 किलोमीटर की दूरी पर हैं। आईजीएमएस को इन लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाया, जो रिसर्च जो भी तरक्की हो रही है वो एक पर्टिकुलर रीजन में हो रही है और रीजन में हो रही है।
और जैसा आपको आपने मैं एक बता जगह दूं, कहा कि जेडीयू में जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने वो कौन सा रीजन है जहां पे नालंदा में नालंदा उन्होंने में अच्छा खासा उन्होंने फंड रिलीज करा, उन्होंने यूनिवर्सिटी का भी कायम किया, उन्होंने सारा कुछ वहीं पे लगा दिया। लेकिन जहां आप मैं बात मैं करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सिर्फ नालंदा में जितने पैसे इन लोगों ने लगाए हैं, इधर के 10 जिलों में भी उतने पैसे नहीं लगाए, है ना। अभी देख लीजिए, हमारे यहाँ एक नदी बहती है, लंबी नदी है, जो महानंदा कहलाती है। आप देखेंगे कि उसमें आवाम के लिए एक भी पुल नहीं बनाया गया। एक पुल है जो सेवन सिस्टर्स को जोड़ने वाला हाईवे है। जाहिर है कि वो पुल नहीं बनने से ये आसाम नहीं जा सकते। अगर आसाम नहीं होता तो वो भी पुल नहीं बन पाता पुल हमारा। नहीं बनता। हाँ, एक दो हाँ, दो दो मजबूरी पुल है मजबूरी में बना। जो ब्लॉक हेडक्वार्टर से जोड़ना है, जहाँ बीओ सीडीओ सीओ और डीएम साहब जाकर के विजिट कर सकें। अब मैं आपको बताता हूँ, किशनगंज वाहिद शहर है इस जिला में। किशनगंज वाहिद शहर है जहाँ कुछ फैसिलिटीज, कुछ रोजमर्रा के जरूरियात के सामान यहाँ पर मिल पाते हैं, कुछ तालीमी इदारे हैं, कुछ डॉक्टर खाने हैं। और लेकिन आप बताएंगे मैं कि अब महानंदा के किनारे में बस्तियां ऐसी हैं जिसकी जो हकीकी दूरी है किशनगंज से वो 15 किलोमीटर की है। अब पुल नहीं बनने की वजह से 75 किलोमीटर की दूरी तय करके आनी पड़ रही है। और बहुत सारी जगह ऐसी है कि आज भी एम्बुलेंस वहां से नहीं निकल सकता, है ना। तो आज भी लोग आज तड़प कर मर रहे भी हैं। सीमांचल 70 साल पहले ही की या 60 साल पुरानी ही वहां पे एक तरीके से मंजर हाल है। हम तो ये कहते हैं कि शायद हम वो खुशकिस्मत लोग थे जो आजादी का सूरज तुलू हुआ तो सबसे पहली किरण हमने देखी थी। लेकिन अफसोस कि पूरा अंधेरा हमारे हिस्से में है और किरणों से मोहताज हैं हम, और लगता ही नहीं है कि आजादी की कोई सौगात हमें मिल पाए। हम आज समझिए कि कबायली जिंदगी जैसा हो रही हो, जो जंगली जिंदगी हो, जिसको आज के जदीद सहूलियात से बिल्कुल महरूम आबादी का नाम है सीमांचल। महरूम आबादी का नाम, सैलाब की तबाही भी हमारे थे। जी। अच्छा, अख्तरुल सैलाब इमान की तबाही भी साहब, अक्सर बेशतर इल्जाम लगता है एआईएमआईएम पे कि वो एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और इकोनॉमी जैसे, इल्जाम लगता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और इकोनॉमी जैसे इश्यूज पे इनका ज्यादा फोकस नहीं रहता, ना रहा है। ओवैसी साहब का भी और एआईएमआईएम का भी, और ज्यादातर जो फोकस रहता है वो उर्दू पे, बाबरी मस्जिद पे, मुस्लिम पर्सनल लॉ पे, ट्रिपल तलाक पे, जो बेशक बहुत जरूरी मसाइल हैं, लेकिन उससे आगे जो इंपॉर्टेंट मसाइल भी हैं सोशो इकोनॉमिक है, कहीं ना कहीं उस चीज पे फोकस नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि अभी मैं पोस्टर भी देख रहा था आपका, एक उर्दू पे एक पोस्टर था जो अभी और भी थे, मैंने देखा, उसमें सिर्फ उर्दू पे नहीं था। आपका पोस्टर एजुकेशन पे भी था, उस पे भी था, लेकिन उनमें से एक उर्दू पे भी था। तो इसको आप किस तरह डिफेंड करते हैं कि ये जो आपके खिलाफ जो एक आइडिया क्रिएट किया जाता है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोताह नजरों को अल्लाह बीनाई अता फरमाए, हम तो ये दुआ करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिहार की लड़ाई का हमने आगाज ही किया है आर्टिकल 371 से। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ 371 क्या है। 371 सीमांचल रीजन को डेवलपमेंट के ही सारे तय करने हैं, जिसमें सड़क, पुल, पुलिया, रोजगार के मौके, इसी की बात तो हम करते हैं। तो जाहिर है कि इस आबादी की दलित आबादी, या क्या इस दलित आबादी को इसमें हिस्सा नहीं है? नहीं, क्या पसमानदा आबादी को इसमें हिस्सा नहीं है? हम महरूम तबकात के लिए हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। देखिए, डेवलपमेंट तो सबका इशू है, लेकिन डेवलपमेंट सबका इशू है। जी, मैं कह रहा हूं कि आप हमेशा से 371 को उठाते आए हैं, तो एक बार अगर आप ऑडियंस को समझा दें कि 371 एक्चुअली क्या है और उससे किस तरह सीमांचल का फायदा हो सकता है, तो एक थोड़ा सा लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप इतना वक्त हमें दे रहे हैं। देखिए, वक्त तो आप हमें दे रहे हैं। आर्टिकल 371 दरअसल एक इंसानी फितरत के तकाजों के ऐन मुताबिक एक आईनी हक का नाम है। जिस तरह से माँ के 4 बच्चे हों, सब बच्चों से माँ मोहब्बत करती है, लेकिन जो बच्चा बीमार हो जाए माँ उस पर खुसूसी तवज्जो देती है। किसान अपने खेत में जब छिड़काव करता है फर्टिलाइजर का, तो वो अपने पीले पौधे पर ज्यादा तवज्जो देता है ताकि उसमें भी हरियाली आ जाए। ठीक उसी तरह से हमारे मेमार ने, आइन के जो मेमार थे, हमारे संविधान रचयिता जिन लोगों ने थे, उन लोगों ने एक वो रखा कि भाई हुकूमत की गफलत के नतीजे में, आवाम की मासूमियत के नतीजे में, कुदरती आफात के नतीजे में हमारे कुछ ऐसे इलाके हो सकते हैं जो मेन स्ट्रीम से हट जाए, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए आईन हिंद में एक आर्टिकल है 371 कि उसके जरिए से उस इलाके के पर खुसूसी तवज्जो दिया है और खुसूसी मुराद दिए करके उस इलाके का अपलिफ्टमेंट हो। चुनांचे आप देखेंगे कि गुजरात एक गुजरात तरक्की याफ्ता की रियासत का नाम है, लेकिन कच्छ के इलाके में वहां पर आर्टिकल 371 की वजह से उनको हिस्सा मिला हुआ है। आप देखेंगे कि कर्नाटक का वो रीजन जो हैदराबाद
रीजन कहलाता है, वो गुलबर्गा वगैरह का, आप देखेंगे कि वहां भी उनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। आप नॉर्थ के हिस्से में देखें कि वहां पर उनको स्पेशल स्टेटस का मतलब ये है कि स्पेशल ग्रांट उनको दिया जाए ताकि वो अपने जिंदगी के दूसरे शोबे में अपने आप को आगे बढ़ा सके, और उसी का नाम है आर्टिकल 371, जो आइन का हक है, आईनी हक है। अभी देख लीजिए यहाँ पर गोरखालैंड में लोग लड़ रहे थे, अब ये है कि गोरखालैंड की तरक्की के लिए अलग से पैसे आ रहे हैं। हमारे लिए जो पैसे आते हैं वो रेडीमेड का कुर्ता सिलकर आया, तो किसी बच्चे को बड़ा होता है, किसी को छोटा होता है, लेकिन जब हमारा स्पेशल रीजन बन जाएगा तो मामला ये होगा कि हमारे इस रीजन के लिए जब पैसे आएंगे तो यहाँ लोकल जो हमारी दुश्वारियां हैं, हमारी दिक्कतें हैं, हमारे जो इम्कानात हैं, उनके लिए हम अलग से अपना तो मंसूबा आपका साजी ये करेंगे। कहना है कि क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, जो ऐसे एरियाज हैं, रीजन हैं जहाँ पे ये सब है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक एक ग्रोथ का निजाम चल रहा है, क्योंकि वो एब्सेंट है, तो एक मनी लगा के या फिर एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और पॉलिसी सपोर्ट देके एक पुश देने की जरूरत है स्पेशल रीजन में, ताकि ये सब इवॉल्व हो, बने और धीरे 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 आप स्पेशल स्टेटस से बाहर भी आ पाए। तो एक तरीके से अपने पैर पे खड़े होने के लिए ये एक जरूरत है कि जो क्योंकि आप जैसा कहते हैं कि अगर एक बच्चा बीमार हो तो उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है, तो ये 371 है जो आप कहते हैं बहुत जरूरी है सीमांचल को अपलिफ्ट होने के लिए, और शायद उसके बिना ना हो पाए। एक बात मैं इससे मुझे और कहूंगा, मैं स्पेशल स्टेटस की बात करके ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ मुझे इजाफी चीजें दी जाए, बल्कि हकीकत यह है कि पिछले 70-74 सालों में जो इस इलाके की हक मारी हुई है, बजट में हमेशा से महरूम रखा गया, स्कीम से में महरूम रखा गया, रोजगार में महरूम रखा गया, अच्छे तालीमी इदारे नहीं खोले गए, जो मेरा बैकलॉग है अगर वही मुझे दे दो तो मेरे मसले का हल हो जाएगा। तो दरअसल हम लोग इंसाफ के तलबगार हैं, हम इंसाफ के तलबगार हैं। यह और बात है कि इस अलग स्टेटस देने कर आप मुराद की बात करेंगे, लेकिन ये मुराद से ज्यादा हमारे बकाया जात की वसूली और इंसाफ के का मुतालबा हमारा है, हम यही बात कर रहे हैं। और यही बात ये गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी भी है। गुड गवर्नेंस की जिम्मेदारी बनती है कि तमाम तर जो शहरी हैं हमारे, उनको यकसा हुकूक दिए जाए। इस मुल्क में अगर वोट की कीमत बराबर है तो लाशों की कीमत भी बराबर होनी चाहिए, वोट की कीमत बराबर है तो वतन के जो हमारे पास वसाइल हैं उसमें सबका हिस्सा भी बराबर होना चाहिए, उसी के तलबगार हम हैं। ओवरऑल आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क में ऑलरेडी जो कहा गया है वही नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हैं। मैं उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं मांगता, बल्कि 100 में 10 पैसे कम मांग रहा हूँ। कम मांग जी, आपने कहा 90 पैसे भी अगर दे देंगे तो भी मैं जी। अच्छा, दूसरा एक और अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है AIMIM पे कि वो इलीट की पार्टी है, अशरफों की पार्टी है, और कहीं ना कहीं बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, पसमानदा पॉलिटिक्स है। तो इसमें आप क्या कहेंगे, क्या आप AIMIM के थ्रू इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे वोट का, या किस तरह, मतलब आप किस तरह विजन ले रहे हैं? कि मैं शायद जानता हूँ कि कंचा देवी करके भी एक कैंडिडेट हैं आपकी, जो शायद दलित समाज से आती हैं और काफी, तो इसमें आपका क्या रोल रहेगा? क्या आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं इंसाफ की उसमें? अरे भाई, इनके पेट में ऐठन यही है कि क़यादत क्यों खड़ी हो रहे हैं, और हमारे यहाँ राम श्याम घनश्याम सबकी गुंजाइश है, हम तो सबको लेकर चलने वाले हैं। हम तो कहते हैं कि तुम्हारे धार्मिक अकीदे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक ही इंसान के बच्चे हैं। जय भीम और जय मीम का नारा तो हम देते ही आए हैं, हम राम श्याम घनश्याम सबको लेकर चलने वाले लोग हैं। और आप कहेंगे कि ये अनपढ़ों की पार्टी है, तो जनाब आला उसका इससे बड़ा सबूत क्या? ये तो दोपहर के सूरज से भी ज्यादा रोशन है कि मेरे कायद के सामने में पार्लियामेंट में हर कोई बोना पड़ जाता है। मैं कद से नहीं कहता हूँ, उनकी सलाहियतों के तनाजुर में कहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, एक बात तो ये है कि जब भी कोई दुनिया में तहरीक उठी है, ये आप कोई मजहबी तहरीक देख लें, आप हिंदुस्तान की खुद आजादी की तहरीक देख लें, गांधी जी के साथ जो खाते पीते लोग हैं, मैं उसके जुमले में कहता हूं, इनकलाब की चिंगारी, इनकलाब जो आता है वो खाते पीते लोगों से नहीं आता है, वो दानिशोरों की जमात की एक पैदवार हो सकता है ज़हनी सोच, लेकिन इनकलाब को जो अमली जामा पहनाता है वो बड़े लोग नहीं होते हैं। क्योंकि आग जब भी लगती है सूखी लकड़ी में लगती है, कच्ची और भीगी हुई लकड़ी में आग नहीं लगती है। जब भी इनकलाब पैदा होता है वो झोपड़ियों से इनकलाब आता है, महलों से इनकलाब नहीं आता है। चाहे आप नबी की तारीख देख लें, चाहे समाज की इस्लाह करने वाले की तारीख देख लें, हिंदुस्तान की आजादी की तारीख भी शाहिद है कि गांधी जी ने जब बड़ों को दावत दी थी तो कोई नहीं सुना था। गांधी जी का जो सबसे पहले निकले थे वो दलित ही नारा देकर के निकले।
है ना। इसलिए जब भी कोई तहरीक उठती है, यकीनन है कि मेरी पार्टी ये इब्नुल वक्त की सियासत करने वाली पार्टी नहीं है, ये एक तहरीक है, और इस तहरीक में भी वही लोग जो महरूम तबकात हैं वही पहले आएंगे। खाते पीते घरों में इनकलाब पैदा नहीं होता, भूखे नंगे घरों से इनकलाब पैदा होता है। यही वजह है कि हकीकी इनकलाब की तरफ हम हैं तो भूखे नंगे लोग हमारे साथ। जी अच्छा, अख्तर उल इमान साहब, मैं आपका बहुत वक्त ले रहा हूं, लेकिन मुझे आपका, मैं एक इंटरव्यू में यूजुअली देखता हूं कि आप दानिश्वरों की तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं कि जिस समाज के दानिश्वर अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भूल जाएं, वो कहीं ना कहीं वो समाज का भी, मतलब जैसा आपने कहा कि वो चाहे ओढ़नी ही हो, लेकिन एक्टिविस्ट को, पॉलिटिशियन को आइडिया के तौर पे मिलता है। तो क्योंकि मैं जेएनयू से आता हूं और मैं कहीं ना कहीं देखता हूं कि जो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स है, जो जिसे कहते हैं, और कहीं ना कहीं AIMIM भी अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा डिराइव करती है, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। और अब मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी पॉलिटिक्स को एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो क्रिटिसिज्म आता है एकेडमिक सर्कल्स में, वो ये आता है कि ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। और वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कभी भी जो कि, मतलब मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं मुसलमान हूं तो मैं ये क्या बोलूं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हो, मैं ये क्या बोलूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान ये बोलें कि एजुकेशन पॉलिसी क्या हो, ये बोलें कि FDI में क्या हो, क्या वो जो पूरी सियासत में जो विजन जिसे कहते हैं ऑल पूरे इंडिया का, उसमें आप मतलब किस तरह देखते हैं कि AIMIM और आप किस तरह उसमें उतरते हैं, या किस तरह आप उस विजन को आप अपने पार्ट में लेते हैं, या कैसे लेते हैं? इस पे आप अगर थोड़ा सा रोशनी डालें। यकीनन मैं आपको एक बात याद दिलाऊंगा कि जब एक वफद पाकिस्तान को गया था, कीर्ति आजाद जी भी थे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी थे। जब हिंदुस्तान के ताल्लुक से बात आई थी तो कीर्ति आजाद साहब वो जवाब नहीं दे सके थे जो जवाब हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मुल्क की बहसियत मजमूई फलाह के लिए जो हमारे पास नजरिया है, जो नसबुल ऐन है, हम उसको हर कदम पर लाना चाहते हैं। FDI के ताल्लुक से हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने पार्लियामेंट में जो आईना पेश करने का काम किया, क्या आप उसे नहीं देखते? मुलाजमत में जो लोगों की हिस्सेदारी हुई है, जो आप देखेंगे कि GST के ताल्लुक से बात हुई है, ये और बात है, क्योंकि ये पूरी पांचों उंगलियां हमारी हैं, लेकिन एक उंगली में जख्म ज्यादा है, तो हम हकीम के पास जाकर अपने अंगूठे की बात अगर करते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इन उंगलियों से हम बेनियाज हैं। असल मामला ये है कि चूंकि ये सारे मसाइल तो हमारे कॉमन मसाइल हैं, लेकिन उसमें हमारे कुछ इनफरादी मसाइल भी हैं। इन कॉमन इश्यूज पर तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन हमारे जो इनफरादी मसाइल है उससे कोई बात नहीं करता। तो जाहिर है कि हम पर जर पड़ती है तो हम अपनी आवाज देते हैं, लेकिन उन चीजों से कतई हम बेनियाज नहीं है। आज GDP घट रही है, हमारे लीडर ने बात की है ना, क्योंकि हमारी तादाद कम है, मीडिया के लोग हैं बातों को दूसरे अंदाज में पेश करते हैं, हमारी उस बात को लेकर उड़ जाते हैं जिसमें उनकी दिलचस्पी का सामान होता है। आज जिसमें हुकूमत को हम हकीकी आईना दिखाते हैं, उन बातों को लोग निगल जाते हैं, है ना, और अपनी बातें हमारे हल्क में डालने की नापाक कोशिश भी करते रहते हैं, और हमें पूछते भी उन्हीं मुद्दों पर है ना। आपने ये कहा, जाहिर है कि जैसा सायल होगा जवाब तो ऐसा ही दिया जाएगा। ये तो उन मुद्दों पर हमको नहीं लेके आएंगे, ये कहीं से भी घुमा फिरा करके बाबरी मस्जिद पे लेके आ जाएंगे, कहीं से घुमा फिरा कर वो लेके आ जाएंगे मसाइल। हम तो उन तमाम तर मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, और हकीकी तौर पर हिंदुस्तान का वो शहरी, मैं समझता हूं कि जिम्मेदार शहरी नहीं है जो सिर्फ किसी एक तबके की बात करे। हम तो हमागिर वतन की सालमियत की बात करते हैं, और हम तो, मैं जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इंसाफ के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता है, और जिस शहर में, जिस बस्ती में, जिस मुल्क में अमन कायम नहीं हो, वहां तरक्की नहीं हो सकती। तो हम तो इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। आप हमेशा, आपकी पार्टी, आप भी हमेशा धारा 341 की भी बात करता है। धारा 371 तो है ही, लेकिन 341 में कि जहां मुस्लिम दलित और क्रिश्चियन दलित को महरूम रखा गया रिजर्वेशन के स्टेटस से, सिर्फ ये कह के कि आपके रिलीजन में, आपके दीन में कास्ट नहीं है, और वो डिनाई कर दिया गया जो सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज हैं, जो कल्चरल रियलिटीज हैं, उनसे उनको बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि उनकी तरफ नजर नहीं डाली गई। तो आज 341 की जो लड़ाई है उसको आप किस तरह देखते हैं, और आप क्या सोचते हैं कि एक तो दो पॉइंट ऑफ व्यू है 41 को लेके, एक पॉइंट ऑफ व्यू है 41 को लेके कि कहीं ना कहीं वो इसलिए डाला गया क्योंकि दलित का जो इमेजिनेशन है वो अपने आप को कास्ट सिस्टम से लिबरेट करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो ईसाइयत और इस्लाम के तरफ अट्रैक्ट ना हो। एक
पॉइंट ऑफ व्यू लोग ये भी देते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है ये मुझे नहीं पता। दूसरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अल्टीमेटली के उनके जो गुर्बत में एडिशन हुआ है। तो आप इस पूरी डिबेट को 341 को किस तरह देखते हैं और आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इससे कैसे बाहर निकला जाए? देखिए, बड़ा दर्दनाक मौजू आपने छेड़ा है। अगर आर्टिकल 341 की बात आप करेंगे तो हिंदुस्तान में 26 जनवरी सन 1950 को नाफिज हुआ अमली तौर पर हमारा आइन, और उस वक्त जो था आर्टिकल 341 में किसी जात बिरादरी की कैद नहीं थी। और सच्ची बात यही है कि अगर मुल्क सेकुलर है और किसी मजहब खास की मीरास नहीं है ना, तो यकीनन है कि स्टेट का अपना कोई मजहब नहीं है। स्टेट ने किसी मजहब से अदावत कर सकता है, न किसी मजहब की वो पजीराई कर सकता है। स्टेट को मजहबी बुनियादों पर बेनियाज और मबनी पर इंसाफ अमल करने हैं। आप देखेंगे कि सन 1950 की 26वीं जनवरी को आईन भारत के आइन का नफाज हुआ और उस वक्त कोई मजहबी कैद नहीं थी आर्टिकल 371 पर, और ये मामला पिछले दिनों से चला आ रहा था। ब्रिटिश इंडिया में ही दलितों को, पिछड़ों को, समाज के नीचे तबकात को ऊपर उठाने का एक इंसानी जज्बा था और एक हुकूमती सतह पर इंसाफ दिलाने की कोशिश थी। और नई आइन जो भारत का आइन बना उसमें भी हमारे बुजुर्गों ने इसको रखा, लेकिन जब आइन का नफाज हुआ सन 1950 में तो उस वक्त तक ये हुबहू था। लेकिन अभी चंद महीने गुजरे थे कि 8 महीने से भी कम की मुद्दत गुजरी थी कि 10 अगस्त को एक वो हुआ, प्रेसिडेंशियल एक सर्कुलर जारी हुआ कि साहब आर्टिकल 341 में सिवाय जिन लोगों का मजहब हिंदू है उसके अलावा दूसरे लोगों की गुंजाइश नहीं है। आप देखेंगे कि पहले एससी में मुस्लिम धोबी भी आता था, ईसाई का धोबी भी आता था। क्योंकि मुल्क की पुरानी जो तारीख है वो किसी मजहब की तारीख नहीं मिलती, जात बिरादरी की और पेशे से उसकी बिरादरी की वजाहत होती थी। लोहे का काम करता था लुहार होता था, चमड़े का काम कहता था वो उसी निस्बत से पुकारा जाता था। जो मेहतर का काम करता था वो था, जो नाई का काम करता था वो नाई कहलाता था। वो मुस्लिम नाई भी, हिंदू नाई भी, उसमें जात की कोई कैद नहीं थी और इन 341 में इन तमाम टोलों का हिस्सा था। लेकिन 10 अगस्त में एक सर्कुलर प्रेसिडेंशियल हुक्मनामा जारी हुआ और पाबंदी आयद हो गई। आपने देखा होगा कि बुद्धिस्टों ने लड़ाई लड़ी, उनको हिस्सा दे दिया और 89 में उनको दे दिया गया। और मैं समझता हूं कि 65 वगैरह में सिखों ने भी कहा कि भाई ये तो मजहब ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में भी फैसला कर दिया। लेकिन ईसाइयों को और मुस्लिमों को अब तक ये नहीं मिल सका। हरचंद के मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। हम तो अदालत उज़्मा से एक फैसला करते हैं कि जो आप बीच बीच में हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो बीच बीच में तो आपको उस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बड़े फिक्रमंद है, तो आपको समझ में आर्टिकल 41 के ताल्लुक से जो मामला पेंडिंग है उसके बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। तो ऊपर जो मामला है तो एक समझता हूं कि ये नाइंसाफी है। क्या गुर्बत, क्या अफलास, क्या बीमारी का ताल्लुक किसी मजहब से है? और आर्टिकल 341 समाज के दबे कुचले लोगों को समाजी इज्जत, इफ्तिखार और मौका देने का की सिफारिश करता है। तो जाहिर है कि उस जुमरे के लोग तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में है। इसलिए मजहबी कैद जो आपने कहा है कि अंदेशा है कुछ लोगों को, तो इसके माने अगर इसको ये अंदेशा हो कि लोग वो धर्म तब्दील कर लेंगे तो इसके माने ये स्टेट कहीं ना कहीं से किसी मजहब की तरफदारी कर रहा है। भाई मजहब तो यहाँ के लोगों का आजाद एक हक है, वो चाहे जिस मजहब में रहना चाहे, उनका अपना वो प्राइवेट मैटर है, वो हुकूमत का मैटर ही नहीं है। ये हुकूमत को कहीं ना कहीं, तो ऐसी हुकूमत इसका माने ये है कि हिंदुस्तान के सेकुलर आइन को कहीं ना कहीं से जरूर पहुंचा रहे हैं। वो एक्चुअली कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसका मतलब ये वो असल कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यकीनन हिंदुस्तान की रूह को तकलीफ पहुंचा रहा है और इसी को नाम कि वो किसी जात बिरादरी को टारगेट करके कर रहे हैं। तो आप कॉमनल हो नहीं, बल्कि अगर कुछ लोग मुतालबा करें तो आप उसे कॉमनल होने की बात करते हैं। लेकिन एक अंदेशा ये है, आप जो देखेंगे कि 15%, 15.5% एससी को और 7% लगभग 22.5% रिजर्व है सीट। तो आप देखेंगे वहां पर कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो लोग एससी और एसटी में आते हैं उनको ये अंदेशा रहता है कि साहब ये लोग बात करते हैं कि आर्टिकल 341 में इनको भी लिया जाए। तो हमारी पार्टी का सीधा मौका हर इंसाफ पसंद लोगों का यह मौकफ है कि साहब सिर्फ इसमें अगर जो दूसरी बिरादरियां हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, उनको शामिल उसी कोटे में नहीं किया जाए, बल्कि उनका जो रिजर्वेशन का साइज है उसमें भी इजाफा किया जाए, ताकि पहले से जो लोग उस मुराद को हासिल कर रहे हैं उन पर कोई जर्ब, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। हमारे बहुत सारे लोग जो अब तक जो उनको दिला रहे हैं कि साहब इस कोटे में वो आके शामिल हो जाएंगे, तुम्हारे हिस्सेदार हो जाएंगे। हमारा मुतालबा ये है कि हमको उस कोटे में आप शामिल करें तो बजट साइज भी बढ़ाएं, क्योंकि आबादी के तनाजुब आप करने जा रहे हैं ना, है ना। तो ये क्या रिजर्वेशन का साइज भी बढ़ा दें आप, है ना। तो रिजर्वेशन का आप साइज बढ़ा दें और उसके बाद हमें शामिल करें। तो भाई ये होता रहा है
तो ये मेरा मबनी बर मुंसाफ, ये पूरे हिंदुस्तान के तमाम तर इंसाफ पसंद लोगों का यही मुतालबा है कि साहब हमारी जरूरियात बढ़ती है, टैक्सेज आते हैं तो बजट साइज बढ़ा रहे हैं, तो आप अगर रिजर्वेशन का मुतालबा आ रहा है तो रिजर्वेशन का भी साइज को आप बढ़ा करके इनको हिस्सा देने का काम कीजिए, यही मुतालबा है। और यकीनन ये कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन है हमारे साथ कि हमको इस मुराद से महरूम रखा गया है। दो आखिरी सवालात आपसे करूंगा, आपका इतना वक्त ले लिया है, आप भी सोच रहे होंगे कि ये तो एक तो ये है कि जी कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब से रिलेटेड है कि और एएमआईएम से कि बोला जाता है कि ये वोट कटवा पार्टी है और बी टीम है बीजेपी की, और कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि मुसलमानों में भी कि एक तो आप समझ लीजिए कि एक ये ऑपोजिशन का गेम है, मुस्लिम से भी कई बार जब मैं मिलता हूं उनके भी दिमाग में ये ओपिनियन आ जाता है, तो ये ओपिनियन में क्या सच्चाई है, और अगर नहीं है तो फिर इसको आप एड्रेस कैसे कर रहे हैं अपने सतह पे जब आप कैंपेन करने जाते हैं, जब वो करने जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई एक नॉर्मल मुसलमान को जब ये बोला जाता है कि तुम वैसे ही पिट रहे हो, लेकिन अगर तुमने इनको वोट दे दिया तो तुम्हारे हाथ में दो चार नाम चारे की सीट हैं वो भी निकल जाएंगी, उतनी भी सिक्योरिटी, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सुबह बता रहा हूं, 2014 के आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन को सामने में रखिए, 80 नशिस्तें हैं आपकी यूपी में, हम इलेक्शन नहीं लड़े थे और 72-73 पे एनडीए के लोग कैसे आ गए, है ना। अब की बार हम पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, हमारे कायद लड़े, तो बीजेपी वहां भी वो कर नहीं आ पाई। अगर हमारी सियासत से बीजेपी को फायदा होता तो तेलंगाना में सबसे पहले ज्यादा फायदा हो सकता था। अगर मुस्लिम पॉलिटिक्स से फायदा होता बीजेपी को तो सबसे पहले तो केरल में फायदा पहुंचना चाहिए था। ये वो लोग हैं जो लोग किसी पर्टिकुलर पार्टी की दलाली करते हैं, और वो पार्टियां जो जिसने हमारा वोट लिया और हमें हक नहीं दिया, हमारा इस्तेहसाल किया, वो ये समझ रहे हैं कि इनकी ताकत खरी हो जाएगी तो हमारा वजूद भी मिट जाएगा। ये उनकी तरफ से फैलाया गया एक बयान है और ये अफवाह उन्हीं की तरफ से फैलाई गई है। हकीकत का क्या ताल्लुक है? कृष्णागंज में भी बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में आप देखेंगे कि मेरी पार्टी ने सिर्फ बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त ही नहीं दी बल्कि कांग्रेस की जमानत भी जब्त करा दी। तो हमें तो धीरे धीरे लोग ये समझ रहे हैं, ये बातें उनके तरफ से आ रही थी जो लोग हमारे वोट की सौदागरी करते थे और हमारे मसाइल को हल नहीं करते थे। अगर सबसे ज्यादा अगर हमारी वोट कटवा किसको, जब भी कोई पार्टी आई है, शुरू दिनों में लालू जी भी आए थे तो वोट कटवा कर रहे थे लोग उसको। कांग्रेस जो लोग भी पहले से इख्तिदार पर विराजमान हैं, जब भी कोई नई तहरीक उठती है उस पर कोई न कोई नारवा इल्जाम वो लगाते रहे हैं। सतीजा कार अजल से ताइमरोज, चरागे मुस्तफी से शररे बुलहबी। जब भी सूरज की किरण फूटती है चमगादड़ की आंखों में परेशानी होती है, और वो सूरज ही क्या जिसकी किरण फूटे और चमगादड़ परेशान नहीं हो। ये दरअसल मैं अगर आया हूं और कुछ बुर्जुआ किस्म के सियासतदान सो कॉल्ड सेकुलर लोग, उन लोगों को अगर बेचैनी हो रही है तो मैं समझता हूं यही तो हमारी तहरीक की कामयाबी है। और आज देख लें नौजवानों की जितनी बड़ी पजीराई हो रही है। अब तो हमारे बूढ़े जो कह रहे थे हम खानदानी कांग्रेसी हैं, तो उनका बेटा पूछता है, उनका पोता पूछता है, दादा जान कोई भी जमीन के कागज दिखा दो तो गांधी जी का नाम अगर तुम्हारे खानदान में कहीं है, तुम खानदानी कांग्रेसी कैसे हो गए? तो ये बूढ़े बेजबान हो जाते हैं। कहा कि भाई खानदानी कांग्रेसी कुछ लोग हैं, मेनका गांधी हैं, वो खानदानी कांग्रेसी हैं, राहुल जी खानदानी कांग्रेसी हो सकते हैं, लेकिन ये औलादे इब्राहिम तू खानदानी कांग्रेसी कैसे हो गया? तेरे किसी खाता पत्र में कांग्रेसी नहीं है। तो बूढ़ों ने भी तौबा की है, बूढ़ों ने भी तौबा। ये भी मतलब पहले ये था कि ये 5 अगस्त के बाद जब कांग्रेस बेनकाब नहीं बरहना हो गई है, बीजेपी तो ईंट और पत्थरों से बनाती है मंदिर को, और यहाँ पर कांग्रेस का लीडर जो आप देख रहे हैं कमलनाथ, वो चांदी की ईंट भेज रहा है ना। आप देखेंगे दिग्विजय कह रहे हैं कि भूमि पूजन की जरूरत क्या, ये काम तो हमने पहले ही कह दिया था। मेनका गांधी भी और राहुल गांधी भी और कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि राजीव गांधी के सपनों को साकार किया जा रहा है। तो अब पूरा जो नैरेटिव निकल कर आया, बाद में सब क्लेम करना चाह रहे हैं कि हम भी हिस्सेदार हैं, हम ही जा रहे हैं। तो अब लोग पहचान गए हैं, जो लोग कह रहे थे कल तक खानदानी कांग्रेसी, आज जो जर पड़ी है तो वो कह रहे हैं कि नहीं ये गलती थी हमारी, और हक की जो आवाज है तो एमआईएम के साथ लोग इसलिए भी आ रहे हैं कि एमआईएम का हुस्न हो वा ना हो, लेकिन उनकी बदसूरती ने एमआईएम की तरफ लोगों को मायल जरूर किया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे अख्तरुल इमान साहब ये रहेगा कि नेशनल पॉलिटिक्स में आपने पहले भी जिक्र किया, एंटी सीए प्रोटेस्ट हुआ कि जिसमें मुसलमानों ने कई, जैसे शाहबानों के बाद और बाबरी मस्जिद के मूवमेंट के बाद पहली बार मुसलमान जमीन पर आया अपनी जिसे कहते हैं राइट्स और हुकूक की लड़ाई के लिए,
और उसमें ये हुआ कि मीडिया ने भी जो मुसलमानों के लिए जो एक इमेज क्रिएट करी, वो भी क्रिमिनल्स की करी। और उसके जी बाद बिल्कुल जब ये यकीन है। कोरोना की महामारी हुई, उसमें उसको जितने भी मदद भी से जोड़ दिया। मजहब से जो उसमें एक्टिविज्म में जितने भी लोग जिन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था, उन सबको जेलों में भर के पैसिफाई कर दिया गया कि जो मुसलमान के जी अंदर जी। एक नई सियासत और क्यादत की जो एक चाह निकल कर आई थी, उसको भी गला दबोच दिया गया। तो उसमें आप जो AIMIM है और आप हैं, अख्तरुल इमान साहब हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जिन्होंने हमेशा, बल्कि वो भी लड़ाई लड़ी है कि जब झूठे इल्जामात लगा दिए गए मुसलमानों पे टेररिज्म के और उनके ऊपर केस चले, और दूसरी बात जब भी मतलब इस तरह के हमेशा से लड़ाई लड़ती रही है, बाबरी पे भी लड़ाई लड़ती रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा चुप है कि शर्जील इमाम जो बिहार से ही आते हैं उनका, और जो मीरान हैदर हैं RJD के ही हैं, शर्जील उस्मानी हैं, ऐसे लोग क्यों उनके उनकी फेवर में और उनकी रिहाई के लिए, या पॉलिटिकल प्रिजनर हमेशा से सेडिशन और UAPA के अगेंस्ट रही है आपकी पार्टी भी, आपके कायद भी, तो ऐसा क्यों हो गया आज कि कहीं ना कहीं उस एंथुजियाज्म के साथ, उस पावर के साथ AIMIM मुसलमान जो जेल में भर्ती कर दिए गए हैं, उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रही है, उनके लिए फेवर में नहीं बोल रही है? अरे भाई यही तो है, गोयम मुश्किल वो गढ़ना गोयम मुश्किल। हम बोलते हैं तो इल्जाम ये लगता है यही बोलते हैं, और नहीं बोलते तो ये इल्जाम लगता है ये नहीं बोलते हैं। आप मसला ये है, आप देख लीजिए हिंदुस्तान की पूरी सियासी मंजरनामे को देख लीजिए। एक वक्त था जो मुरादाबाद में बर्तन की सनत मुसलमानों की थी, एक वक्त था जो भागलपुर में कपड़े की रेशमी सनत मुसलमानों की, एक वक्त था कि भयवंडी में मुसलमानों की हालत अच्छी थी, एक वक्त था कि पंजाब के कुछ इलाकों में कालीन की सनत थी, और आप देखेंगे कि सबको निशाना किया गया और वहां उसकी मईशत तबाह की। फिर एक वक्त आया कि आप देखेंगे कि मुस्लिम नौजवान जब सरकारी नौकरियों से महरूम हुए और साइंस टेक्नोलॉजी का एक जरा सा बूम आया और उनको प्राइवेट जो कंपनी आई उसमें नौकरी मिलने लगी, तो आप देखेंगे कि चुन चुन कर जो मुस्लिम लड़के थे उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही थी, तो इन कंपनियों में जाकर CEO बन गए, अच्छे ओहदे पर रह गए। उस जमाने में आप देखेंगे कि इंजीनियरों को टारगेट करके टेररिज्म से जोड़ा गया ताकि ये कंपनियां ताकि उनको नौकरी में नहीं ले। यहाँ उनको साजिद और आतिफ का मामला आप देख रहे हैं कि दरअसल एक साजिश थी कि ताकि इनके बारे में कंपनियों को मशकूक कर दिया जाए ताकि इनको रोजगार से महरूम किया जाए। अब इन चीजों से भी महरूम करके इनका दिल नहीं भर रहा है। अब जो कुछ सियासी आवाज भी उठा रहे हैं, अपना अब एक जीने का बाकी भी रहे, वो आवाज भी उठा रहे हैं, तो ऐसे तमाम तर लोग जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको भी चुन चुनकर आप चाहे JNU का मामले को देख लें, शाहीन बाग के मामले को देख लें, दिल्ली राइट्स के मामले में देख लें, कोरोना के ताल्लुक से देख लें, चुन चुनकर हमारी पार्टी का मौकफ है कि मजलूम चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सबके लिए आवाज उठाते हैं हम। और कोरोना ने हमारी बहुत सारी तहरीकों को मुतासिर किया है, और मामला यह है कि हम आज कहीं भी जंगल में नाचे भी मोर तो किसने देखा? ये टीवी वाले, मीडिया वाले पूछेंगे भी तो उन मौजूद पर पूछेंगे जिनसे उनको फायदा होगा, जिससे उसको नुकसान होगा वो तो पूछेंगे ही भी नहीं। आप हम कहेंगे भी तो आप उसे एडिट कर देंगे। तो मुसलमानों को मीडिया की भी जरूरत है कि जो आप लोग काम कर रहे हैं वो सामने भी, क्योंकि उनके पास जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल हैं उनके पास द वायर है, द क्विंट है, और बाकी आपने देखी है बीजेपी ने तो सारा मीडिया ही खरीद लिया है। तो मुसलमानों के पास ले दे के मीडिया नाम पे भी कुछ नहीं है। तो ये देखिए हरचंद के इस मुल्क में हरचंद के फिरका परस्ती का जहर बोयाने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उम्मीद की किरण अब भी बाकी है। बाबरी मस्जिद का जिस वक्त इंतजाम हो रहा था उस वक्त 46 मेंबरान पार्लियामेंट मुस्लिम थे, 4 लोग कैबिनेट में थे, लेकिन उस वक्त भी अगर किसी ने आवाज दी थी मजबूती के साथ, सुनील दत्त ने आवाज दी थी, है ना? उस वक्त लेफ्ट के लोगों ने आवाज उठाया था, उस वक्त मायावती के लोगों ने। हम इससे मायूस नहीं है। बाबरी मस्जिद के केस में दर्जनों हिंदू है जो उसने उसकी फेवर में गवाही दी है ना? कई वकील हैं जिन्होंने बगैर फीस के, हिंदू वकीलों ने हमारी लड़ाई लड़ी। इस मुल्क में अभी इंसाफ मिटी नहीं है। हाँ, अलबत्ता इंसाफ के तलबगार कमजोर हुए हैं, इंसाफ के मसरत पर बैठे हुए लोगों की तबीयत कहीं ना कहीं बदनीति का शिकार हो गई है। लेकिन हमारे अभी मैं आपने जिन लोगों का नाम लिया उसमें से एक का एक खास पार्टी के से ताल्लुक है। आप देखें मीरान हैदर का, मीरान हैदर जब काम कर रहे थे तो पार्टी वाहवाही ले रही थी कि मेरा आदमी काम कर रहा है, लेकिन जिस पार्टी से उनका एफिलिएशन था वो पार्टी भी खामोश है। तो ये दरअसल हमारे लिए एक लम्हे फिक्रिया है कि हम जब तक लोगों के लिए मुफीद होते हैं लोग हमें इस्तेमाल करते हैं, जब उनके लिए मुफीद नहीं रहते तो पाँव की चप्पल से हमको कुचल देते हैं। हमें अपने आईने में अपनी तस्वीर देखनी चाहिए। तो अख्तरुल इमान साहब, आप एक अपना लास्ट मैसेज जो देना चाहें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, मुसलमानों को, दलितों को, जो भी आप एक मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से, आप एक बार दें।
क्योंकि बिहार में इस वक्त जो पैगाम देने की जरूरत है वो ये है कि चौक चौराहे चौपाल की गुफ्तगू का मौजू इस वक्त सड़क पुल पुलिया से हटकर इलेक्शन के लिए आ गया है ना। कोरोना की महामारी से भी लोग किनारा कस होकर इलेक्शन पर गुफ्तगू मरकूज कर रहे हैं। इसलिए मेरा यह पैगाम होगा कि इस वक्त असेंबली की तारीख का ऐलान हुआ चाहता है और बिहार के लोगों के सामने में सबसे बड़ा मसला यह है कि आइंदा वो किसका इंतखाब करें। तो मैं चाहता हूं कि 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई में सिर्फ उलझ कर मत रहिए, बल्कि मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि 15 साल जंगल मंगल राज के से अलावा भी 40 साल की पुरानी तारीख का भी हमको हिसाब लेना है। और ये जज्बाती नारों में हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है, बल्कि हकीकी तौर पर जो हमारे मसाइल से लड़ाई लड़े उनको आप अपना नुमाइंदा बनाएं। और एमआईएम इस वक्त इख्तिदार की हुसूल के लिए नहीं बल्कि इस मुल्क में इंसाफ की मिटती हुई रवायत को फिर से जिंदा करने और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए मैदान में आ रही है। इसलिए जहां हमारा नुमाइंदा हो वहां हमारे नुमाइंदे को वोट दीजिए, और जहां हमारा नुमाइंदा नहीं हो तो कम से कमतर खराब लोगों को वोट दीजिए। ज्यादा से ज्यादा जालिम लोगों को जात की बुनियाद पर, पार्टी की बुनियाद पर किनारा कस कीजिए। यकीन जानिए, मुसाफिरों के रुख बदलने से मंजिल दूर नहीं होती है। ड्राइवर जब रुख बदल देता है मंजिल से गाड़ी दूर हो जाती है। ड्राइवर के नशे में आने से गाड़ी चकनाचूर हो जाती है। और ये एमएलए और एमपी जो हैं ये कौम के ड्राइवर होते हैं, लीडर होते हैं। आप सोच समझ कर चुनिए, चूंकि आपकी हैसियत मुसाफिर की है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी नसावर के हाथ में आपकी गाड़ी जाए और चकनाचूर हो जाए। मैं इसी से होशियार रहने की बात। नाजरीन, अभी आप देख रहे थे अख्तरुल ईमान साहब से खुसूसी बातचीत। अख्तरुल ईमान साहब, आपने अपनी बात बहुत मजबूती से रखी। टीएमडब्ल्यू को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।